कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। हाँ जी दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो क्या करने वाले दोस्तों, आज हम आप लोगों की रिक्वेस्ट पर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। आईपीएस का किस अटेम्प्ट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे दोस्तों? नवंबर 23 अटेम्प्ट का हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, अभी इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 2 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ओके, तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना शुरू करते हैं दोस्तों। चलो फटाफट से आ जाओ। रिक्वायर्ड पार्ट पर आएंगे सबसे पहले इसके। ओके, रिक्वायर्ड पार्ट में इन्होंने फर्स्ट एमसीक्यू में क्या पूछा हुआ है दोस्तों? विच ऑफ द अबव 5 सेलिंग प्राइजेस शुड बी चार्ज फॉर द प्रोडक्ट ग्लैडन इन द डोमेस्टिक मार्केट एंड व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ एस्टैब्लिश्ड सेलिंग प्राइजेस व्हेन इट मूव्स फ्रॉम ग्रोथ स्टेज टू मैच्योरिटी स्टेज। ठीक है, अभी क्या समझ में आया? इतना देख करके ज़्यादा कुछ तो समझ नहीं आया होगा। थोड़ा सा देख के क्या समझ में आया कि कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने की बात कर रहा है एंड कॉस्टिंग में सेलिंग प्राइस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। ठीक है, एंड इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने ना ग्रोथ स्टेज एंड मैच्योरिटी स्टेज के बारे में भी बात करी हुई है। इसका मतलब कि ये क्वेश्चन प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल से रिलेटेड भी है। ठीक है जी, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या बोला हुआ है? एज पर इंडियाज 102 शेयर बेस्ड पेमेंट what should be the price and the date for recording the machinery purchased from RFD Limited। ओके, यानी इंडियस 102 का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देख लेंगे। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या बोला हुआ है दोस्तों? बाय विच डेट FIL शुड हैव एक्सपोर्टेड ऑल द गुड्स एंड वेदर इट इज़ पॉसिबल टू रिफंड एडवांस आउटस्टैंडिंग ऑन January 31, 2025 विदाउट इंटरवेंशन ऑफ एनी अथॉरिटी एज पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। मतलब फेमस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है जी, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछते हैं दोस्तों? ये एज द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ मिस्टर एस was approved by only 3 directors out of the 5 directors present in the board meeting। दोस्तों, अगर आप लोगों ने MTP2 सॉल्व कर लिया है ना, तो आपको समझ आ गया होगा कि ये किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। MTP2 में भी हमने इस वाले कॉन्सेप्ट को देखा था। क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों? कंपनीज एक्ट में ना एक सेक्शन होती है, सेक्शन नंबर 196 सब सेक्शन 5। ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर किसी कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूनैनिमस रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा बोर्ड की मीटिंग में। यूनैनिमस रिजोल्यूशन बोले तो क्या? यूनैनिमस रिजोल्यूशन मतलब कि जितने भी डायरेक्टर्स मीटिंग में प्रेजेंट हैं एंड वोट कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे डायरेक्टर्स इस इन्वेस्टमेंट को करने से रिलेटेड जो रिजोल्यूशन होगा उसके फेवर में वोट पास करेंगे। यानी सारे के सारे वोट्स फेवर में आने चाहिए। समझ रहे हो ना? तभी ये इन्वेस्टमेंट अप्रूव माना जाता है। ओके, अब इन्होंने क्या बोला कि इनके यहाँ पे 5 डायरेक्टर्स मीटिंग में प्रेजेंट थे, लेकिन उन 5 डायरेक्टर्स में से सिर्फ 3 डायरेक्टर्स ने ही अप्रूव किया। तो क्या ऐसे केस में इस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को हम अप्रूव्ड मान लेंगे? क्या नहीं मानेंगे। ऑप्शंस में इन्होंने दिया द कंपनी कैन गो अहेड विद सच इन्वेस्टमेंट, इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, the company cannot invest funds amounting to rupees 100 lakh in equity shares of reputed companies as all the 5 directors present at the meeting did not agree to such investment plan। Absolutely correct option। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार इसको।
क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बी, करेक्ट, ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर दोस्तों। क्वेश्चन 5 में क्या पूछते हैं ये लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू ट्रांजेक्शन सेंटर बिटवीन TEL एंड FIL। क्वेश्चन पढ़ के तो समझ नहीं आया कि क्या पूछ रहा है, लेकिन एक बार ऑप्शंस भी रीड करके देखते हैं ताकि समझ आ सके कि किस सब्जेक्ट का और किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ओके, ऑप्शन ए में क्या बोला इन्होंने, गुड्स नीड टू बी एक्सपोर्टेड बाय December 31st 2024 एंड TEL नीड्स टू प्रोवाइड कॉपी ऑफ शिपिंग बिल ऑफ एक्सपोर्ट टू FIL अलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। मतलब कुछ एक्सपोर्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ओके, एक ऑप्शन में इन्होंने यहाँ पर GST नंबर के बारे में भी लिखा है, GST एक्ट के बारे में भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये GST के अंदर जो एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स होते हैं ना, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन लग रहा है। ओके, आगे आ जाओ दोस्तों डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलते हैं, कंप्यूट द प्रॉफिट ऑफ FIL for tax purpose along with detailed notes considering all the deductions based on the facts mentioned in the case study। ठीक है, यानी ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन हुआ, DT के PGBP से रिलेटेड क्वेश्चन लग रहा है। ओके, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, वन ऑफ द मार्केटिंग मैनेजर्स बिलीव दैट अ प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी सोल्ड बिलो मार्जिनल कॉस्ट। Is his view appropriate? Indicate the situation where pricing below marginal cost can be adopted। Okay, यानी ये कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 में क्या बोलते हैं दोस्तों, historically FIL had not exported through a merchant exporter। Explain the meaning of merchant exporter। Under what circumstances goods can be supplied to merchant exporter at concessional rate of GST। GST में क्या होता है कि अगर आप merchant exporter को सेल करते हो गुड्स तो 0.01% का रेट अप्लाई किया जा सकता है GST का। मतलब जो नॉर्मल रेट होते हैं ना 5%, 18% या 12% वगैरह वाले, ये नॉर्मल रेट ना लग करके हम लोग कितना रेट लगाते हैं 0.01% का। लेकिन ये तभी लगाया जाता है जब आप कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देते हो तो। ओके, तो इन्होंने क्या बोला कि ये क्या कंडीशंस होती हैं, तो इन कंडीशंस को थोड़ा सा इनैम्यूरेट कर दो और इसके अलावा क्या करो कि मर्चेंट एक्सपोर्टर क्या होता है इसको भी थोड़ा सा हमको समझा दो। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, ये GST से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, GST में मर्चेंट एक्सपोर्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, अब क्या करना है दोस्तों, अब ना हम लोग केस स्टडी रीड करते हैं फटाफट, चलो। Fashion India Limited FIL based in Chandigarh is one of the globally leading textile manufacturing company। क्या काम करते हैं भाई, ये भी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं। इंस्टीट्यूट और इनका मोह, ओहो मजाक कर रही हूँ। सो FIL कहाँ पर बेस्ड है दोस्तों, चंडीगढ़ में बेस्ड है। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और सिंस लास्ट 40 ईयर्स से ये लोग काम कर रहे हैं and is driven by its differentiation strategy based on innovation, branding and sustainability। As a leading textile company in India, FIL's key focus is on the domestic market with sustainable textile and on building a strong B2C presence। तुम लोग को दिखाई तो दे रहा है ना ये, अब शायद बेटर लग रहा होगा, चलो। While continuing to grow its export business, मतलब ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, FIL अपना एक्सपोर्ट के बिजनेस को कंटिन्यू करते करते डोमेस्टिक मार्केट में भी फोकस करना चाहते हैं। ओके, द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लोकेटेड इन इंडिया आर इक्विप्ड टू डिलीवर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। द स्ट्रॉन्ग एंड एथिकल कंप्लाइंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस mechanism is one of the core aspect of its policy structure। Management of company consists of well qualified experienced professionals who are responsible for driving growth while ensuring compliance with the law of land। कुछ भी काम का नहीं था। ओके, आगे आ जाओ नेक्स्ट पैरा में। Due to competition in the market, company continuously reviews its products range and enhances its existing product by developing new models to meet the demand of its customers। क्या करती है कि ये कंपनी ये रिव्यू करती रहती है अपने प्रोडक्ट की रेंजेस को एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को इन्हांस करती रहती है ताकि ये कस्टमर्स के डिमांड को मीट कर सके। FIL's रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम डेवलप्ड न्यू प्रोडक्ट ग्लैडन, नया प्रोडक्ट बनाया उन्होंने ग्लैडन, विच हैज़ लाइफ लॉन्ग एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज एंड ओडोर प्रिवेंशन बेनिफिट्स एंड कीप द लिनन्स फ्रेश फॉर अ लॉन्गर टाइम। बहुत बढ़िया, इन्होंने इस प्रोडक्ट को अप्रूव करवा लिया अपने मैनेजमेंट से इन जुलाई 2023 और इस प्रोडक्ट को इन्होंने लॉन्च कर दिया दिसंबर 2023 में। ग्लैडन इज नाउ अबाउट टू एंटर द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। इतना जल्दी है मैच्योरिटी स्टेज पे भी आ गया, बहुत बढ़िया।
research by the marketing team indicates that the demand of product Gladden in the domestic market is price sensitive. Price sensitive demand है Gladden की. The likely market responses are as follows. इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी, इन्होंने सेल पर यूनिट दिखा दिया और यहाँ पर इन्होंने सेल डिमांड पर वीक दिखा दी. मतलब ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम 1550 प्राइस रखते हैं प्रोडक्ट का तो 6000 यूनिट हम एक हफ्ते में सेल कर देंगे. 1400 अगर प्राइस रखते हैं तो 8500 यूनिट सेल कर देंगे एक हफ्ते में. 1325 अगर प्रोडक्ट का प्राइस रखते हैं तो 10,500 यूनिट्स हम एक हफ्ते में सेल कर देंगे. 1260 अगर प्राइस रखते हैं तो इतने यूनिट सेल कर देंगे. 1100 प्राइस रखते हैं तो इतने यूनिट्स सेल कर देंगे. ठीक है, आगे इन्होंने क्या बताया, आगे इन्होंने दोस्तों वेरिएबल कॉस्ट बता दी पर यूनिट 850 रुपये की. फिक्स्ड कॉस्ट बता रहे हैं 2.5 लाख रुपये की, including all overhead administrative expenses. Also the price charged by competitors is in the range of rupees 1250. competitors कितना प्राइस चार्ज कर रहे हैं, 1250 रुपये का. ठीक है, आगे आ जाओ. द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बिलीव्स दैट फॉर प्रोड्यूसिंग ग्लेडन एग्जिस्टिंग मशीनरी कैन नॉट बी यूज्ड एंड अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मशीनरी इज रिक्वायर्ड. क्योंकि इनको क्या करना था ना, ग्लेडन में इनको कुछ इनोवेशन लेकर के आना था, जैसे ऑर्डर मैनेजमेंट वगैरह या एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज़ वगैरह इनको लेकर के आनी थी. तो उस वजह से ये लोग बोलते हैं कि एग्जिस्टिंग मशीनरी में तो नहीं बन सकता, हमें इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी. द रिक्वायर्ड मशीनरी इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया ओनली बाय 2 कंपनीज नेमली RFD लिमिटेड एंड SED लिमिटेड. सिर्फ 2 कंपनीज इस मशीनरी को बनाती हैं इंडिया में, RFD लिमिटेड और SED लिमिटेड. ठीक है, upon evaluation FIL concluded that as RFD limited takes a period of 2-3 months they would approach RFD limited. ये किससे खरीदेंगे मशीनरी, इन्होंने बोला कि हम तो RFD से खरीदेंगे. ओके, an agreement to purchase the machinery was entered on August 10th 2023 with a clause that FIL will have to settle the consideration of machinery purchased by issuing equity shares. ओके, मतलब जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना इंड AS 102 का, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर मिल सकती है. ठीक है, आगे क्या बोलते हैं दोस्तों, FIL agreed to the clause and order was confirmed. Machinery was supplied via invoice dated 25th of October 2023 and delivered on November 1st 2023. Agreed purchase consideration was 150 lakhs and the fair value of machinery supplied was estimated to be 160 lakhs. फेयर वैल्यू मशीनरी की कितनी थी दोस्तों, 160 लाख की थी एंड एक्चुअल जो परचेज कंसिडरेशन था वो 150 लाख्स का था. इस परचेज कंसिडरेशन को इनको सेटल करना था बाय इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 ईच. 102 में कैसे अकाउंटिंग करेंगे दोस्तों, 102 में क्या किया जाता है कि या तो आपके पास मशीनरी की अगर फेयर वैल्यू है तो मशीनरी की फेयर वैल्यू को बेस रखो एंड बैलेंसिंग फिगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दो. एंड अगर आपके पास में मशीनरी की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या करना है, तो फिर आपके पास जो शेयर्स हैं, जो आप शेयर्स इशू कर रहे हो, शेयर्स की फेयर वैल्यू अगर अवेलेबल है तो शेयर्स को फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करो. ठीक है, एंड बैलेंसिंग फिगर मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो. बट हमारे पास यहाँ पर इन्होंने मशीनरी की फेयर वैल्यू दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, हम मशीनरी को रिकॉर्ड करेंगे एट ₹160 लाख्स. ठीक है, एंड हम शेयर्स इशू करेंगे, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे एट 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय ₹100, दैट इज़ 100 लाख्स. ओके, एंड जो भी हमारा रिमेनिंग बैलेंस बच जाएगा ना, वो बैलेंसिंग फिगर हमारी किस में जाएगी, SPR में जाएगी दोस्तों, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में. रिमेनिंग 60 लाख रुपीज़ चले जाएंगे. ठीक है, लेकिन मशीनरी किस अमाउंट पे रिकॉर्ड होगी, 160 लाख्स पे रिकॉर्ड होगी. ओके, आगे आ जाओ दोस्तों. अगले पैरा में क्या बोलते हैं ये लोग, दैट one of the products Slimmer introduced in the year 2017 is at the end of its life cycle and company's revenue from it is declining at very fast pace. दोस्तों क्या होता है, एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में 4 फेजेस होते हैं. मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स जर्नल की केस स्टडी के टाइम पर भी बताया था. 4 फेज होते हैं दोस्तों. नंबर 1 इज़ द इंट्रोडक्टरी फेज, नंबर 2 इज़ द ग्रोथ फेज, नंबर 3 इज़ योर मेच्योरिटी फेज एंड नंबर 4th इज़ द डिक्लाइन फेज. ठीक है, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि इनका जो ये प्रोडक्ट है स्लिमर अभी डिक्लाइन फेज में है. एंड डिक्लाइन फेज में होने की वजह से इसका जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू कम होता जा रहा है. कंपनी का रेवेन्यू इस प्रोडक्ट को सेल करने की वजह से रिड्यूस हो रहा है. द कंपनीज मार्केटिंग टीम इन मुंबई हैज़ बीन अप्रोच्ड बाय मेसर्स Tulip Exports Limited, a merchandise exporter, to buy 5 lakh units of its product Slimmer at the rate of ₹750 each. देखो, मर्चेंट एक्सपोर्टर का नाम देख के समझ आ गया होगा तुमको कि ये वाला जो पैरा है, ये पैरा
हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा वो मर्चेंट एक्सपोर्टर से रिलेटेड वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलो इन्होंने क्या बोला, मर्चेंट एक्सपोर्टर है टीईएल ने बोला कि भाई मेरे को 5 लाख यूनिट्स दे दो प्रोडक्ट्स लिमर के एंड रेट चार्ज कर लेना 750 ईच का। ओके, हिस्टोरिकली कंपनी डिड नॉट वेंचर इनटू सच टाइप ऑफ बिजनेस एंड व्हेनेवर गुड्स वर एक्सपोर्टेड द सेम वाज डन डायरेक्टली एंड नॉट थ्रू एनी मर्चेंट एक्सपोर्टर। यानी मर्चेंट एक्सपोर्टर क्या काम करता है, मर्चेंट एक्सपोर्टर ना ये गुड्स खरीदता है, ये परचेज करता है डोमेस्टिक सेलर से, ठीक है, एंड ये सेल कर देता है इन्हीं गुड्स को आउटसाइड इंडिया, यानी ये एक्सपोर्ट कर देता है। ठीक है, तो इस वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है, टीईएल जो है, टीईएल इज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर एंड एफआईएल इज अ डोमेस्टिक सेलर। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि एफआईएल अभी तक तो क्या करता था कि ये डायरेक्टली खुद ही आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट कर देता था, ये ऐसे घूम के एक्सपोर्ट नहीं करता था। ठीक है, मतलब इस वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि आप पहले मर्चेंट एक्सपोर्टर को सेल कर रहे हो अपने गुड्स, फिर मर्चेंट एक्सपोर्टर के थ्रू आप सेल करवा रहे हो इंडिया के बाहर। लेकिन अभी तक एफआईएल क्या करता था, वो डायरेक्टली खुद ही सेल कर देता था इंडिया के बाहर, यानी खुद ही एक्सपोर्ट कर देता था। ओके, वन ऑफ द क्लॉजेज ऑफ परचेज इम्पोज्ड बाय टीईएल इज दैट द प्रोडक्ट विल बी सप्लाइड बाय एफआईएल एट द कंसेशनल रेट ऑफ जीएसटी। दोस्तों मुझे लगता है ना कि इसका फॉन्ट थोड़ा ज़्यादा छोटा है तो तुम लोगों को दिक्कत आएगी रीड करने में, तो क्या करना ना, अपने सामने ओपन कर लेना ये वाला प्रीवियस ईयर पेपर, उसके बाद ही इसको सॉल्व करना, क्योंकि मेरे को इतना बड़ा जूम करने में मुझे दिक्कत आ रही है और मैं छोटा कर रही हूँ, तो मुझे लगता है तुमको देखने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अपने सामने खोल लेना, बुक हो तो बुक खोल लेना, नहीं तो डाउनलोड कर लेना पोर्टल पर से प्रीवियस ईयर पेपर नवंबर 23 अटेम्प्ट का। ओके, चलो, सो टीईएल ने क्या कंडीशन इम्पोज करी है, टीईएल ने कंडीशन इम्पोज करी कि प्रोडक्ट को आप कंसेशनल रेट ऑफ जीएसटी पर मेरे को सप्लाई करना। दिस प्रपोजल वॉज डिस्कस्ड एंड अप्रूव्ड बाय द मैनेजमेंट एंड द लीगल टीम वॉज इंटरेस्टेड टू इंश्योर ऑल द लीगल कंप्लायंसेज पर्टेनिंग टू ऑफर ऑफ टीईएल वुड बी सेटिस्फैक्टरीली वेटेड। मतलब कुल मिला के कहना चाह रहे हैं कि एफआईएल मान गई टीईएल की बात को, मतलब एफआईएल मान जाती है कंसेशनल रेट ऑफ एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी कि वो जो 0.1% वाला रेट होता है ना, 0.1% के रेट पर एक्सपोर्ट करने के लिए एफआईएल एग्री कर देती है। आगे क्या बोलते हैं, स्पेसिफाइड गुड्स वर सप्लाइड बाय इनवॉइस डेटेड 1st June 2024 and received by TEL in its warehouse for further packing on June 5th, 2024. Payment for goods was received as per the agreed terms on June 15, 2024. During the statutory audit, the statutory auditor sought evidence of goods exported to TEL and FIL replied to the auditor that TEL neither supplied any export proof to them nor they have demanded it. जब इन लोगों के ऑडिटर ने ऑडिट किया ना इनके अकाउंट्स का, तो ऑडिटर ने एविडेंसेस मांगे जो एक्सपोर्ट किया होगा टीईएल ने उस एक्सपोर्ट के। क्या होता है कि कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी में, वैसे अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा, कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी में बहुत सारी कंडीशंस सप्लायर एज वेल एज रिसिपिएंट दोनों को ही फुलफिल करनी होती है। उसमें से एक कंडीशन क्या होती है कि ये जो रिसिपिएंट होता है ना, यानी प्रेजेंट केस में टीईएल, इस रिसिपिएंट को एक्सपोर्ट करने के बाद अपने एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि एक्सपोर्ट के टाइम पर इसने जो टैक्स इनवॉइस काटा होगा या शिपिंग बिल वगैरह होंगे, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट वगैरह जो होगी, ये सारे डॉक्यूमेंट इस रिसिपिएंट को डोमेस्टिक सप्लायर को प्रोवाइड कराने होते हैं, एज वेल एज डोमेस्टिक सप्लायर का जो जुरिस्डिक्शनल टैक्स ऑफिसर है ना, उसको भी प्रोवाइड कराने होते हैं। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं कि टीईएल ने इन लोगों को ऐसा कोई एक्सपोर्ट प्रूफ नहीं प्रोवाइड किया और ना इन्होंने उससे मांगा। ठीक है, आगे आ जाओ, मतलब इन्होंने कंडीशंस का वायोलेशन किया है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। आगे क्या बोलते हैं, मैसर्स कॉटन गारमेंट्स इनकॉर्पोरेशन, अ यूएस बेस्ड कंपनी वाज रेगुलरली गेटिंग कस्टमर क्वेरीज अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ ग्लेडन इन इट्स रिटेल स्टोर्स। एक इन लोगों का फॉरेन बायर है मैसर्स कॉटन गारमेंट्स इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉन्टैक्ट किया एफआईएल को फॉर सप्लाई ऑफ 10,000 यूनिट्स। प्राइस पर यूनिट चार्ज किया गया इनसे 1500 रुपये का, मेकिंग टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रुपीज़ 1.50 करोड़। ओके, इनका कॉन्ट्रैक्ट किस डेट पर बना, December 1st, 2023 को। एंड एज कॉटन गारमेंट्स इनकॉर्पोरेशन वॉज प्रोफेशनली मैनेज्ड ड्यूरिंग द फाइनलाइजेशन ऑफ द परचेज एग्रीमेंट, अ क्लॉज वॉज इंसर्टेड स्टेटिंग दैट इफ गुड्स वर नॉट सप्लाइड विद इन 3 months, FIL will pay interest at the rate of LIBOR plus 100 basis point on the advance of 1 crore given on 31st December 2023। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं दोस्तों कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने
ये जो सप्लाई करनी है ना 10,000 यूनिट्स ऑफ ग्लैडन की, इसके लिए इनके फॉरेन बायर ने इनको 31 दिसंबर को ही एडवांस पे कर दिया 1 करोड़ रुपीस का। अब ये लोग क्या बोलते हैं, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन क्या डाली कि 3 महीने के अंदर अंदर ये गुड्स हमको प्रोवाइड करा देना, अगर नहीं कराओगे तो तुमको इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी एट द रेट ऑफ लिबोर प्लस 100 बेसिस पॉइंट्स। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं ये लोग, दैट FIL कुड सप्लाई ओनली 2,000 यूनिट्स। FIL भाई सिर्फ 2,000 यूनिट्स ही सप्लाई कर पाया ग्लैडन की, एंड रिमेनिंग 8,000 यूनिट्स वो सप्लाई कर नहीं पाया बिकॉज उसके पास में रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था। मैनेजमेंट ऑफ FIL met द टॉप लीडर्स ऑफ कॉटन गारमेंट्स इनकॉर्पोरेशन एंड एक्सप्लेन द रीजन्स फॉर नॉट बीइंग एबल टू सप्लाई द रिमेनिंग यूनिट्स। ओके, एंड रिक्वेस्टेड फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट, इन्होंने कहा कि ये जो इंटरेस्ट लगी हुई है इस इंटरेस्ट को तो माफ़ कर दो कम से कम। However, the management of Cotton Garments Limited waived the interest with the condition that remaining advance be returned to them immediately। इन्होंने क्या बोला कि देखो, हमने तुमको 1 करोड़ रुपए का जो एडवांस दिया था, ये दिया था 10,000 यूनिट्स को सप्लाई करने के लिए। अब तुमने इसमें से 2,000 यूनिट्स हमको सप्लाई कर दी, 8,000 तुम नहीं कर पाए, 8,000 तुम हमको सप्लाई नहीं कर पाए, तो तुम क्या करो, इस 2,000 यूनिट से रिलेटेड पैसा रोक के बाकी का पैसा हमको तुरंत की तुरंत रिफंड कर दो, तो हम तुम्हारे ऊपर ये इंटरेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, इन्होंने क्या बोला आगे, FIL रिक्वेस्टेड फॉर अ पीरियड टिल January 31, 2025 टू विच द बायर एग्रीड। उसके बाद में इन लोगों ने एग्री किया कि ये 31 जनवरी 2025 तक एडवांस लौटा देंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। FIL earned good profits by launching the product Gladden, and overall profitability was also good for the financial year 23-24। Profitability अच्छी थी इनकी Gladden की वजह से। As a result, management ने decide किया कि वो 3 साल की interest upfront पे कर देंगे on the debentures outstanding in the books of accounts। दोस्तों, तुम लोगों ने अगर MTP solve किया है तो तुमको ये वाला कॉन्सेप्ट भी याद आ जाएगा। MTP 2 अगर तुमने सॉल्व किया है तो तुमको ये वाला कॉन्सेप्ट भी याद आ जाएगा। हम लोगों ने ना एक क्वेश्चन में सेम यही सिनेरियो पढ़ा था कि डेबेंचर की इंटरेस्ट का अपफ्रंट पेमेंट कर दिया गया था, एंड असेसिंग ऑफिसर ने उस अपफ्रंट पेमेंट का डिडक्शन डिसअलाउड कर दिया था, ये बोल करके कि डेबेंचर्स की पूरी लाइफ तक इस अपफ्रंट पेमेंट को आप अमोर्टाइज करो, स्प्रेड करो। लेकिन एक केस लॉ हमने वहाँ पे पढ़ा था, तपारिया टूल्स लिमिटेड वर्सेस जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से रिलेटेड एक केस लॉ था। वहाँ पर क्या बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया था दोस्तों, एंड सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था कि इस अपफ्रंट पेमेंट को जिस ईयर में इन्होंने इस इंटरेस्ट को पे किया है ना, उसी ईयर में अलाउ कर देना चाहिए, स्प्रेड वगैरह मत करो इस पेमेंट को। भले ही इन्होंने बुक्स में इसको ओवर द लाइफ ऑफ डेबेंचर्स स्प्रेड क्यों ना किया हो, बुक्स के ट्रीटमेंट से हमको कोई मतलब नहीं है। इन्होंने क्योंकि इस इंटरेस्ट को एक बार में पे कर दिया तो एक बार में इसका डिडक्शन अलाउ कर दो। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ क्या दिया आगे दोस्तों, दैट टोटल इंटरेस्ट पेमेंट अमाउंटेड टू ₹600 लाख, 600 लाख का इंटरेस्ट का पेमेंट था। लेकिन वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 मैनेजमेंट ट्रीटेड 2/3 इंटरेस्ट एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ भी इन्होंने यही किया है, सिर्फ 1/3 इंटरेस्ट को यानी 200 लाख की इंटरेस्ट को ही इन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉग्नाइज किया। ओके, इसके बाद आगे क्या बोलते हैं, दैट द statement of P&L of the company reflected a profit of ₹2,000 lakhs before adjustment of interest of ₹200 lakh and charge of depreciation on new machinery। न्यू मशीनरी कौन सी वाली है दोस्तों, ये जो हमने यहाँ पढ़ी थी ना, जो हमने फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करी थी, ये वाली मशीनरी। तो इस मशीनरी का डेप्रिसिएशन नहीं लगा हुआ है अभी इसमें 2,000 रुपये के प्रॉफिट में, एंड इसके अलावा ये जो 200 लाख की इंटरेस्ट इन्होंने P&L में दिखाई है, इसका भी एडजस्टमेंट इस 2,000 लाख के प्रॉफिट में नहीं किया गया है। डेप्रिसिएशन का रेट ये लोग बता रहे हैं 15% का। द फाइनल प्रॉफिट फॉर टैक्स पर्पस वॉज येट टू बी कंप्यूटेड, एंड इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था एक, कि हमको यही फाइनल टैक्स का अमाउंट इनको कैलकुलेट करके देना था। ठीक है, तो कितना निकलेगा दोस्तों फाइनल टैक्स का अमाउंट, देखो इन लोगों का प्रॉफिट कितने का है, 2,000 लाख का है। ठीक है, लिसन, प्रॉफिट इन लोगों का कितने का है, एज पर बुक्स 2,000 लाख का है। इसमें से इंटरेस्ट रिड्यूस कर दो पूरा का पूरा 600 लाख का। ओके, एंड डेप्रिसिएशन भी रिड्यूस कर दो। डेप्रिसिएशन कितना रेट का है दोस्तों, 15% की रेट का है। लेकिन अगर आप देखोगे तो मशीनरी कब परचेज हुई थी, मशीनरी परचेज हुई थी नवंबर में, यानी कि लेस देन 180 डेज़ के लिए इसको पुट टू यूज़ किया होगा। इसी वजह से इस पर हाफ रेट का डेप्रिसिएशन लगेगा। एंड क्योंकि ये कंपनी जो है ना, ये
में इंगेज्ड है, इसीलिए यहाँ पर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लग जाएगा एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन भी 10% की रेट का लगेगा, 20% नहीं लगेगा। ठीक है, अब बात आती है कि किस वैल्यू पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा दोस्तों, 160 लाख पर या 150 लाख पर। हाँ, 160 लाख पर या फिर 150 लाख पर दोस्तों डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा 150 लाख पर। रीज़न क्या है कि 160 लाख का जो हमने मशीनरी रिकॉर्ड किया ना, ये तो हमने एज पर इंड AS 102 किया। इनकम टैक्स एक्ट हमको ये नहीं बोलता कि आपको डेप्रिसिएशन मशीनरी की फेयर वैल्यू पर कैलकुलेट करना है। इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो मशीनरी की कॉस्ट पर। कॉस्ट तो 150 लाख की है ना, तो इसीलिए इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन 150 लाख पर ही कैलकुलेट होगा। ओके, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 150 लाख का 7.5%, 15%, यानी कि 150 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 50%, मतलब डेप्रिसिएशन कितने का आ जाएगा दोस्तों 11.25 लाख का। ओके, एंड इसके बाद में एडिशनल डेप्रिसिएशन भी रिड्यूस कर दो 10% का, तो 150 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10%, तो कितना आ जाएगा ये 15 लाख। ओके, इनको रिड्यूस करने के बाद में आपका प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कितना आएगा, ₹1373.75 लाख। ठीक है, समझ आया? आगे आ जाओ। आगे क्या बोला है इन्होंने, एज FIL इज हैविंग सरप्लस फंड्स, वन ऑफ इट्स डायरेक्टर मिस्टर एस प्रपोज्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 लाख। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पैरा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, तो इसको रीड मत करो, आगे आ जाओ। अब क्वेश्चंस हम लोग फटाफट से आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला दोस्तों, दैट जो 5 सेलिंग प्राइस इन्होंने ऊपर प्रोवाइड करे हैं ग्लैडन के, यानी ये वाले जो 5 सेलिंग प्राइस इन्होंने प्रोवाइड करवाए हैं, इनमें से कौन सा वाला सेलिंग प्राइस ग्लैडन प्रोडक्ट के लिए चार्ज करना चाहिए, एंड जब कंपनी ग्रोथ स्टेज से मैच्योरिटी स्टेज पर जाएगी तो उसके सेलिंग प्राइस का स्टेटस क्या होगा। सबसे पहले ये कैलकुलेट करके देखो कि ग्लैडन का प्राइस कितना चार्ज करना चाहिए इनको। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अगर तुम्हारा कॉस्टिंग नहीं भी कंप्लीट हुआ है ना, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आराम से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। करना क्या है इसमें, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इन्होंने हमको दिया, इधर आ जाओ, इन्होंने हमको प्रोवाइड करवाए यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। ठीक है, एंड इन्होंने हमको सेल प्राइस प्रोवाइड करवाया, एंड साथ के साथ इन्होंने हमको वेरिएबल कॉस्ट भी प्रोवाइड करवाई। ओके, सो 5 यूनिट्स इन्होंने हमको कितने प्रोवाइड करवाए, 6000 यूनिट्स, 8500 यूनिट्स, 10500 यूनिट्स, 11750 यूनिट्स एंड 12500 यूनिट्स। इन्होंने इन यूनिट्स के अगेंस्ट सेल प्राइस कितना प्रोवाइड करवाया, इन्होंने बोला कि 1550 सेल प्राइस होगा अगर, तो 6000 यूनिट सेल हो जाएंगे, 1400 सेल प्राइस होगा तो 8500 यूनिट सेल हो जाएंगे, 1325 अगर सेल प्राइस होगा तो 10500 यूनिट सेल हो जाएंगे, 1260 सेल प्राइस होगा तो 11750 यूनिट सेल हो जाएंगे, एंड 1100 रुपये का अगर सेल प्राइस रखेंगे तो 12500 यूनिट सेल हो जाएंगे। साथ के साथ इन्होंने हमको वेरिएबल कॉस्ट भी प्रोवाइड करवाई हुई थी 850 रुपये पर यूनिट की। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है दोस्तों, हम लोग ना सबसे पहले पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करके देखेंगे। लॉजिकली सोचने की कोशिश करो, हमको क्या पता लगाना है कि सबसे बेनिफिशियल सेल प्राइस कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करके देखेंगे। ओके, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 700 रुपीज़ फॉर फर्स्ट ऑप्शन, 550 रुपीज़ फॉर सेकेंड ऑप्शन, 475 रुपीज़ फॉर थर्ड ऑप्शन, 410 रुपीज़ for the fourth option and 250 रुपीज़ फॉर द फिफ्थ ऑप्शन। ओके, अब क्या करेंगे, ये तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया, अब हम ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि अगर हम 6000 यूनिट एक हफ्ते में अगर हमारी सेल हो जाएंगी तो 1550 रुपये का प्राइस रखने में एक हफ्ते में हमको टोटल कितना कंट्रीब्यूशन रिसीव होगा। तो ऐसा करके हम लोग क्या देखेंगे कि किस प्राइस पर हमको सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रिसीव हो रहा है ओवरऑल, तो वही वाला प्राइस हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल कितना निकलेगा दोस्तों, 700 मल्टीप्लाइड बाय 6000 यूनिट्स, तो कितना आ जाएगा 42 लाख इन द फर्स्ट केस। सेकेंड केस में हमारा आ जाएगा 46.75 लाख, थर्ड केस में आएगा 49.875 लाख, फोर्थ केस में आ जाएगा दोस्तों
30.175 लैक्स एंड फिफ्थ केस में आ जाएगा 31.25 लैक्स। अब आप देखोगे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारा किस केस में हो रहा है, थर्ड केस में, यानी कि अगर हम प्राइस 1325 रखते हैं तो हमको सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रिसीव होगा। तो हम क्या करेंगे, हम अपने प्राइजेस 1325 ही रखेंगे। ठीक है, अब आप देखो कि किस वाले ऑप्शन में 1325 प्राइस दिया हुआ है। सो 1325 इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। ओके, इसके अलावा इन्होंने डी ऑप्शन में भी 1325 प्राइस दिया है। ओके, तो आप सेकंड पार्ट रीड करो। प्राइस इज लाइकली टू बी रिड्यूस ग्रेजुअली व्हेन द प्रोडक्ट मूव्स फ्रॉम ग्रोथ स्टेज टू मेच्योरिटी स्टेज, यानी ग्रोथ स्टेज से मेच्योरिटी स्टेज पे जब प्रोडक्ट मूव करेगा ना, यहाँ से यहाँ पे जब प्रोडक्ट मूव करेगा तो इसका जो प्राइस होगा, इसका प्राइस ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। फोर्थ ऑप्शन में ये लोग क्या बोल रहे हैं, फोर्थ में बोल रहे हैं कि इसका प्राइस डिक्रीज नहीं होगा, इट इज़ लाइकली टू बी फेयरली कांस्टेंट, मतलब उतने का ही उतना रहेगा। तो होगा क्या दोस्तों, एक्चुअली मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि मैच्योरिटी स्टेज का मतलब क्या है। मैच्योरिटी स्टेज का मतलब है कि आपकी जितनी डिमांड होनी थी ना उतनी डिमांड हो गई, जितनी ग्रोथ होनी थी हो गई है, अब आप पीक पर हो। ओके, इससे ज़्यादा ग्रोथ आपकी नहीं हो सकती। मैच्योरिटी फेज में एक चीज़ और क्या होती है कि काफ़ी सारे ना कॉम्पिटिटर्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि अगर आपको पीक पॉइंट पर रहना है, आपको अगर पीक पॉइंट पर मेंटेन रहना है, तो कंपटीशन क्योंकि बहुत ज़्यादा है एंड आपके प्रोडक्ट की जितनी ग्रोथ होनी थी हो चुकी है, ग्रोथ अब बंद हो गई है आपके प्रोडक्ट की, तो इस वजह से आपको अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस को थोड़ा रिड्यूस तो करना पड़ता है। ओके, आप कांस्टेंट प्राइस नहीं रख सकते हो, अदरवाइज कंपटीशन की वजह से आपका मार्केट शेयर ना रिड्यूस होता चला जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़े से प्राइसेस तो रिड्यूस करने पड़ेंगे। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, इसी वजह से करेक्ट ऑप्शन शैल बी ए। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार आंसर को। दोस्तों तुमको अगर समझ आ रहा है ना और मज़ा आ रहा है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो दोस्तों, और साथ में कमेंट्स भी मेंशन कर दिया करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इन्होंने 102 में मशीनरी का प्राइस पूछा था, तो मशीनरी किस प्राइस पे हम लोग को रिकॉर्ड करनी है, 160 लाख पे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, फेयर वैल्यू पे करेंगे ना, फेयर वैल्यू वाज 160 लाख, तो करेक्ट ऑप्शन कितना होगा, बी होगा। ओके, चेक कर लो। यस, थर्ड पर आते हैं दोस्तों। ओके, थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला था, बाय विच डेट FIL शुड हैव एक्सपोर्टेड द गुड्स एंड वेदर इट इज़ पॉसिबल टू रिफंड एडवांस outstanding on January 31st 2025 without intervention of any authority as per FEMA Act। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एडवांस रिसीव किया था। ठीक है, एडवांस इनको किस टाइम पर रिसीव हुआ था दोस्तों, इनको एडवांस रिसीव हुआ था ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2023। ठीक है, फेमा एक्ट क्या बोलता है कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट करने से पहले ही आपको एडवांस रिसीव हो जाता है, तो आपको एडवांस रिसीव होने के 1 साल के अंदर अंदर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी होती है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो एंड आपको एडवांस लौटाने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो फिर आप उस एडवांस को RBI का अप्रूवल लेकर ही लौटा सकते हो। बिना RBI के अप्रूवल के आप इस एडवांस को नहीं लौटा सकते। ठीक है, अब इन्होंने 31 दिसंबर को एडवांस रिसीव किया था, यानी इनको 31 दिसंबर 2024 तक अपना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करना था। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा फर्स्ट पार्ट में कि इनको कब तक एक्सपोर्ट करना था गुड्स को, तो हम क्या बोलेंगे 31 दिसंबर 2024 तक एक्सपोर्ट करना था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या बोला कि अगर एडवांस को रिफंड करने की ज़रूरत पड़ती है तो क्या किसी अथॉरिटी का इंटरवेंशन लगेगा क्या, हाँ भाई आपको RBI का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने 31 दिसंबर डेट बोली, लेकिन इन्होंने साथ के साथ क्या बोल दिया कि कोई परमिशन की नीड नहीं है, तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप अगर देखोगे तो सी ऑप्शन में इन्होंने 31 दिसंबर डेट बताई हुई है एंड आगे क्या बोला, दैट परमिशन फ्रॉम RBI इज़ नीडेड टू रिफंड द एडवांस पेमेंट ऑन जनवरी 31 2025। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बोला क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। अच्छा, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। थर्ड का आंसर क्या है दोस्तों, थर्ड का आंसर इज सी। ठीक है, फोर्थ हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा था इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्या लिखा हुआ है, नॉट करेक्ट, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, इन रिलेशन टू ट्रांजैक्शन एंटर्ड बिटवीन TEL एंड FIL। TEL एंड FIL के बीच में कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ था, मर्चेंट एक्सपोर्ट वाला। ठीक है, सो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है दोस्तों इसमें से, ये बोलते हैं दैट गुड्स नीड टू बी एक्सपोर्टेड बाय 31 दिसंबर 2024।
देखो FIL ने TEL को गुड्स कब सेल करे थे, इन्होंने गुड्स सप्लाई करे थे ऑन June 1st 2024। ठीक है, GST एक्ट में क्या बोला जाता है कि मर्चेंट एक्सपोर्टर को टैक्स इनवॉइस की डेट से, यानी जिस टैक्स इनवॉइस से इस मर्चेंट एक्सपोर्टर ने गुड्स परचेज करे हैं, यानी डोमेस्टिक सप्लायर का जो टैक्स इनवॉइस है ना, उसकी डेट से 90 डेज के अंदर अंदर इसको यानी मर्चेंट एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट करनी होती है। ठीक है, FIL ने अपना टैक्स इनवॉइस किस डेट का इशू किया था, June 1st 2024 का किया था। ठीक है, तो उस वजह से TEL जो था यानी मर्चेंट एक्सपोर्टर जो था उसको 1 जून से 90 डेज के अंदर अंदर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी थी, यानी उसको एक्सपोर्ट करना था। ठीक है, 90 डेज कब एक्सपायर हो जाएंगे दोस्तों, 90 डेज एक्सपायर होंगे ऑन 30th अगस्त। ओके, यानी इसको एक्सपोर्ट कब तक करना चाहिए था, 30th अगस्त तक इसको एक्सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं कि इसको एक्सपोर्ट करना चाहिए था बाय December 31st। ओके, यानी ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है एंड ये लोग हमसे क्या आइडेंटिफाई करने को बोल रहे हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो, दैट इज़ वाई दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, समझ आया तुमको, चेक कर लो आंसर, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब एक चीज़ और सुनो, इसके आगे ना इन्होंने एंड लिख करके एक स्टेटमेंट और मेंशन किया है दैट TEL नीड्स टू प्रोवाइड कॉपी ऑफ शिपिंग बिल ऑफ एक्सपोर्ट टू FIL अलॉन्ग विथ प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। तो ये तो मर्चेंट एक्सपोर्टर को ये वाली रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करनी होती है। ठीक है, ये जो इन्होंने कंडीशन लिखी है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ये तो करेक्ट है, लेकिन क्योंकि इस स्टेटमेंट के साथ में इन्होंने ये डेट वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट लिख दिया है ना, इसीलिए ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है, अदरवाइज ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होता। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रही हूँ। 2 स्टेटमेंट इन्वॉल्व है इस ऑप्शन में, इस 2 स्टेटमेंट में से ये पहला वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, सो इस वजह से ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है। ठीक है, आगे आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में इन्होंने हमसे प्रॉफिट कैलकुलेट करने को बोला था, वो हमने कर दिया था ऊपर, चेक कर लो एक बार, 1373.75 एंड हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था दोस्तों, यस 1373.75। ओके, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला था, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोले थे कि मार्जिनल कॉस्ट पे भी क्या हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, या ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जब बिलो मार्जिनल प्राइस को भी अडॉप्ट किया जा सकता है। ओके, तो ऐसे कौन कौन से सिचुएशंस होते हैं दोस्तों। नंबर 1 इज़ कि अगर आपका प्रोडक्ट पेरिशेबल नेचर का है ना, पेरिशेबल नेचर मतलब अगर वो ख़राब हो सकता है, तो आपको मजबूरन अपने प्रोडक्ट को मार्जिनल कॉस्ट से कम पर भी सेल करना पड़ सकता है। सेकेंड इज़ कि अगर मान लो आपके पास लार्ज क्वांटिटी में स्टॉक पड़ा हुआ है एंड मार्केट के जो प्राइजेस हैं, मार्केट के प्राइजेस गिरने लगे हैं, तो ऐसे केस में आपको भी अपने स्टॉक को क्लियर करने के लिए अपने सेल प्राइजेस मार्जिनल कॉस्ट से कम रखने पड़ सकते हैं। नंबर 3 कंडीशन कैन बी दैट अगर आपका एक न्यू प्रोडक्ट है तो आपको मार्केट में एस्टैब्लिश करने के लिए अपने प्रोडक्ट को अपने प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से कम रखने पड़ सकते हैं। एंड नंबर 4 कंडीशन इज़ कि अगर मार्जिनल कॉस्ट से प्राइस कम रखने से आपकी सेल बूस्ट हो रही है ना, तो भी आपको अपने प्राइसेस को कम रखना चाहिए देन द मार्जिनल कॉस्ट। ओके, समझ आया। ठीक है, बस यही यहाँ पर लिखना है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने पूछा था कि क्या मार्केटिंग मैनेजर का व्यू अप्रोप्रिएट है, क्या मार्जिनल कॉस्ट से नीचे प्राइस रखा जा सकता है, तो इन्होंने बोला कि हाँ भाई अप्रोप्रिएट है। फिर बोलते हैं कि कंडीशंस बताओ, तो इन्होंने कंडीशंस यहाँ मेंशन कर दी। पेरिशेबल नेचर का आइटम है, लार्ज क्वांटिटी में आपके पास स्टॉक्स पड़े हुए हैं, या आपका कोई न्यू प्रोडक्ट है आपको पॉपुलराइज करना है, या फिर इन्होंने क्या बोला कि आपको अपनी सेल बूस्ट करनी है, तो भी आप अपना प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से कम चार्ज कर सकते हो। ओके, इसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन बचा है इस वाले केस स्टडी का, मर्चेंट एक्सपोर्टर क्या होता है इन्होंने पूछा था। एंड इसके साथ साथ इन्होंने क्या बोला था कि ऐसे कौन से कंडीशंस होते हैं जब आप ये 0.01% नहीं है, दिस इज 0.1%। ओके, सो ऐसे कौन से कंडीशंस हैं जब आप 0.1% पे यानी कंसेशनल रेट पर मर्चेंट एक्सपोर्टर को गुड्स सेल कर सकते हो, कौन से कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मर्चेंट एक्सपोर्टर क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, जो डोमेस्टिकली गुड्स परचेज करता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रेडर। क्या होता है, ये ट्रेडर होता है, डोमेस्टिकली ये गुड्स परचेज करता है और फिर उन्हीं गुड्स को एक्सपोर्ट कर देता है। ओके, एंड कंडीशंस क्या होती हैं दोस्तों 0.1% रेट को अप्लाई करने के लिए, कंडीशंस पर आ जाते हैं।
सुनो, सो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है दोस्तों कि जो रजिस्टर्ड सप्लायर है यानी हमारे केस में FIL जो है, ये जब मर्चेंट एक्सपोर्टर को गुड्स सेल करेगा तो इसको अपना टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है। ओके, नंबर सेकंड कंडीशन क्या होती है कि जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है यानी हमारे केस में TEL जो है ना, इसको इस टैक्स इनवॉइस की डेट से 90 डेज के अंदर अंदर एक्सपोर्ट करना होता है। ओके, थर्ड कंडीशन क्या होती है दोस्तों, जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है यानी TEL को क्या करना रहेगा, मर्चेंट एक्सपोर्टर जब खुद गुड्स एक्सपोर्ट करेगा ना, तो एक्सपोर्ट के टाइम पर जो भी शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट वगैरह जो भी बनेंगे ना, तो इन शिपिंग बिल्स एंड बिल ऑफ एक्सपोर्ट में FIL के यानी कि रजिस्टर्ड सप्लायर का GST नंबर एज वेल एज उसका टैक्स इनवॉइस नंबर यानी ये वाला टैक्स इनवॉइस नंबर भी मेंशन करना होता है। ओके, इसके अलावा फोर्थ कंडीशन क्या फुलफिल करनी होती है दोस्तों कि ये जो रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है यानी मर्चेंट एक्सपोर्टर यानी कि हमारे एग्जांपल में TEL जो है, ये रजिस्टर्ड होना चाहिए विद एन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ओके, फिफ्थ कंडीशन क्या होती है दोस्तों कि रजिस्टर्ड रिसिपिएंट यानी TEL क्या करेगा, ये अपना एक ऑर्डर प्लेस करेगा सप्लायर के पास यानी कि FIL के पास में कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी पर गुड्स को सेल करने के लिए। एंड ये जो ऑर्डर की कॉपी होगी ना, इस ऑर्डर की कॉपी को FIL के जुरिसडिक्शनल टैक्स ऑफिसर के पास में भी डिलीवर करवाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या कंडीशन फुलफिल करनी होती है, रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को यानी हमारे केस में TEL को क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, गुड्स का जब ये डिलीवरी लेंगे ना रजिस्टर्ड सप्लायर से यानी FIL से, तो इनको गुड्स की डिलीवरी या तो डायरेक्टली कस्टम्स का जो पोर्ट होगा या इनलैंड पोर्ट होगा, एयरपोर्ट, लैंड कस्टम स्टेशन वगैरह के पोर्ट्स पर इनको डायरेक्टली डिलीवरी लेनी होगी जहाँ से ये गुड्स को डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सके, या फिर ये कहाँ पर डिलीवरी लेंगे, एक रजिस्टर्ड वेयर हाउस में ये लोग डिलीवरी ले सकते हैं जहाँ से ये इन गुड्स को डायरेक्टली कस्टम पोर्ट्स पे भिजवा देगा। ठीक है, इसके अलावा क्या कंडीशन फुलफिल करनी होती है दोस्तों, रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को क्या करना होता है कि अगर ये रजिस्टर्ड रिसिपिएंट यानी TEL मर्चेंट एक्सपोर्टर मल्टीपल सप्लायर से गुड्स परचेज कर रहा है लाइक A B C D एंड साथ में FIL भी है, तो ये क्या करेगा, इन सब की गुड्स की डिलीवरी लेगा इन अ वेयर हाउस में जब ये सभी गुड्स को एग्रीगेट कर लेगा ना, तो एग्रीगेट करने के बाद में ये कस्टम्स पोर्ट पे डिलीवर कर देगा गुड्स को। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है दोस्तों फुलफिल करनी होती है दोस्तों, इसके अलावा इसको ये देखना होता है कि अगर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट यानी कि TEL जो है मर्चेंट एक्सपोर्टर जो है, ये अगर किसी वेयर हाउस में गुड्स को स्टोर करवा रहा है, गुड्स को भिजवा रहा है, तो ये क्या करेगा, इन वेयर हाउस वालों के नाम पर एक तो टैक्स इनवॉइस को एंडोर्स करवाएगा यानी ये जो टैक्स इनवॉइस मर्चेंट एक्सपोर्टर के नेम पर इशू किया था सप्लायर ने, इसको वो एंडोर्स करवाएगा वेयर हाउस के नेम पर एंड बदले में वेयर हाउस वालों से एक एक्नोलेजमेंट भी रिसीव करेगा। ओके, उसके बाद में TEL को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को क्या करना पड़ेगा कि वो इस टैक्स इनवॉइस एज वेल एज इस एक्नोलेजमेंट इन दोनों की ही कॉपीज सप्लायर को यानी कि FIL को और इसके अलावा इस सप्लायर का जो भी जुरिसडिक्शनल टैक्स ऑफिसर होगा उसको भिजवानी पड़ेगी। ठीक है, समझ आया तुमको। इसके बाद में एक लास्ट कंडीशन क्या फुलफिल करनी पड़ेगी दोस्तों कि जब भी गुड्स एक्सपोर्ट हो जाएंगे ना, तो रजिस्टर्ड रिसिपिएंट यानी मर्चेंट एक्सपोर्टर यानी हमारे केस में TEL को क्या करना पड़ेगा, गुड्स के एक्सपोर्ट होने के बाद में कॉपी शिपिंग बिल की, बिल ऑफ एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट वगैरह अगर कोई है तो एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट वगैरह की कॉपी, एंड इनके साथ साथ ये वाला जो टैक्स इनवॉइस सप्लायर ने इशू किया था इसकी कॉपी, इन सब की कॉपीज मर्चेंट एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट होने के बाद में रजिस्टर्ड सप्लायर को यानी कि FIL को एज वेल एज इस रजिस्टर्ड सप्लायर के जुरिसडिक्शनल टैक्स ऑफिसर को, इन दोनों लोगों को प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। ठीक है, एंड अगर इन सब कॉपीज़ को प्रोवाइड करवाते टाइम मर्चेंट एक्सपोर्टर को यानी TEL को कोई कमर्शियली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हाइड करनी है ना, तो ये हाइड कर सकता है। ठीक है, चलो अब क्या करना है दोस्तों, एक बार फटाफट से मैं आपको आंसर टैली करवा देती हूँ। ठीक है, ये देखो इन्होंने यहाँ मर्चेंट एक्सपोर्टर का मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया है सबसे पहले। ओके, फिर इन्होंने कंडीशंस बता दी, कंडीशन में बोल दिया कि सप्लायर टैक्स इनवॉइस दे देगा, रिसिपिएंट एक्सपोर्ट करेगा 90 डेज के अंदर अंदर, रिसिपिएंट शिपिंग बिल पर और बिल ऑफ एक्सपोर्ट पे सप्लायर का GST और टैक्स इनवॉइस नंबर वगैरह मेंशन करेगा। इसके अलावा रिसिपिएंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। रिसिपिएंट ऑर्डर प्लेस करेगा सप्लायर के पास में कंसेशनल रेट पे गुड्स को डिलीवर करने के लिए, एंड उस ऑर्डर की कॉपी सप्लायर के जुरिसडिक्शनल टैक्स ऑफिसर को भी प्रोवाइड करवाएगा। इसके अलावा रजिस्टर्ड रिसिपिएंट गुड्स को डायरेक्टली पोर्ट में या वेयर हाउस में
डिलीवरी लेगा उन गुड्स की। इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि रजिस्टर्ड रिसिपिएंट अगर मल्टीपल रजिस्टर्ड सप्लायर से गुड्स परचेज करता है तो ये क्या करेगा, सभी सप्लायर के गुड्स को पहले रजिस्टर्ड वेयर हाउस में मंगवाएगा और उसके बाद वहाँ पर एग्रीगेशन करने के बाद डायरेक्टली वहाँ से सबके गुड्स को इकट्ठा कस्टम्स के पोर्ट पे ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, एंड अगर वो मल्टीपल सप्लायर से गुड्स को परचेज कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जब भी ये वेयर हाउस में गुड्स की डिलीवरी ले रहा है ना, वेयर हाउस में गुड्स को ट्रांसफ़र करते टाइम एक तो इसको टैक्स इनवॉइस को एंडोर्स करवाना है। ओके, इसके अलावा इसने क्या करना है, एक एक्नोलेजमेंट भी ऑब्टेन करनी है। ओके, इसके बाद में इस टैक्स इनवॉइस की कॉपी और इस एक्नोलेजमेंट की कॉपी को रजिस्टर्ड सप्लायर को एज वेल एज उसके जुरिसडिक्शनल टैक्स ऑफिसर को फॉरवर्ड करेगा। इसके अलावा लास्ट कंडीशन क्या फुलफिल करनी होती है रिसिपिएंट को दोस्तों, गुड्स के एक्सपोर्ट होने के बाद में रिसिपिएंट को शिपिंग बिल की कॉपी, बिल ऑफ एक्सपोर्ट की कॉपी जिसमें कि रजिस्टर्ड सप्लायर का जीएसटी और टैक्स इनवॉइस भी मेंशन्ड हो, ऐसे शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट एंड प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट वगैरह रजिस्टर्ड सप्लायर एज वेल एज उसके जुरिसडिक्शनल टैक्स ऑफिसर के पास भिजवानी होगी। ठीक है, एंड इसमें अगर उसको कोई कमर्शियली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्सक्लूड करना है तो वो कर सकता है। ठीक है, समझ आया? ओके, अब क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट केस स्टडी पे बढ़ते हैं। चलिए तो फटाफट से इसके रिक्वायर्ड पार्ट पर आते हैं दोस्तों। यस, फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मिस्टर गुरु इज ऑफ द ओपिनियन दैट ऑल जॉब वर्क ट्रांजेक्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2024 अट्रैक्ट जीएसटी लायबिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जीएसटी में जॉब वर्क से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आ जाओ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं दोस्तों, अगर तुमको ये एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है ना, अगर तुमको इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। हे भगवान, जिस भी बच्चे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है ना उसको IBS में एग्जामिशन दिलवा देना। अब देखो बिना सब्सक्राइब करे वीडियो। चलो सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, दैट वेदर द डेटा प्रोवाइडेड बाय मिस्टर राजन इज इनएप्रोप्रिएट regards the terms he has used in relation to MAT computation। ठीक है, DT से रिलेटेड क्वेश्चन है, DT में भी MAT से रिलेटेड क्वेश्चन लग रहा है। ओके, चलो आगे क्वेश्चन 3 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 3 में क्या बोलते हैं, द मैनेजमेंट्स कंटेंशन दैट नो एब्लिगेशन अराइजेस फॉर फाइलिंग एनी स्टेटमेंट इन रिलेशन टू ट्रांजेक्शंस ऑफ शेयर और डेबेंचर इशूड एप्रोप्रिएट। किस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है अभी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, केस स्टडी रीड करेंगे तो शायद तब समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ। आगे क्या बोलते हैं, वेदर द सिटिंग फी पेड बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन हुआ दोस्तों, ये रिलेटेड हुआ विद सेक्शन 197 ऑफ कंपनीज एक्ट, जो कि बात करता है डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन के बारे में और डायरेक्टर को सिटिंग फीस देने के बारे में। ठीक है, चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछते हैं ये लोग, what should have been the management section on recording of clearing and forwarding expenses relating to the financial year 22-23 while preparing the financial statements for the year ended 31st March 24 to comply with Ind AS। मतलब इन्होंने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे 22-23 के, उसमें इन्होंने कुछ मिस्टेक कर दी, इन्होंने क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस उसमें इंक्लूड नहीं करे, रिकॉर्ड नहीं करे। फिर इन्होंने 23-24 के जब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए तब उनको ये एरर आइडेंटिफाइड हुई। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं कि इंड एस के प्रोविजंस के हिसाब से इनको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें कौन सा इंड एस अप्लाई होता है, कौन सा इंड एस अप्लाई होता है, इंड एस 8 अप्लाई होता है। ठीक है, इंड एस 8 में क्या बोला जाता है कि अगर आपका इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर से रिलेटेड अगर कोई एरर है ना तो फिर तो क्या करना कि जो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन आपके करंट वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अवेलेबल है सिर्फ उस कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन को चेंज कर देना, उसको रेक्टिफाई कर देना। एंड अगर इमीडिएटली प्रीवियस ईयर से पहले का एरर है, यानी प्रेजेंट केस में 23-24 इज द फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग ईयर कौन सा हुआ, इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर कौन सा हुआ, फाइनेंशियल ईयर 22-23, एंड 22-23 से पहले के जितने भी साल है ना उसमें अगर कोई एरर हुई है तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, तो फिर ओपनिंग बैलेंसेस को रीस्टेट करना पड़ेगा एंड ओपनिंग बैलेंस शीट भी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट केस में तो सिर्फ प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही एरर है, तो आप सिर्फ कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन को एडजस्ट करके काम चला सकते हो। ठीक है, इसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पर आ जाते हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला, PEL प्रपोज्ड टू पे 5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स एज कमीशन टू इट्स डायरेक्टर्स अदर देन
मैनेजिंग एंड होल टाइम डायरेक्टर, यानी कि ये अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कमीशन पे कर रहे हैं 5% ऑफ नेट प्रॉफिट का। कमेंट वेदर पीईएल कैन पे सच कमीशन एज पर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 197 में बताया जाता है डायरेक्टर को कितना रेम्यूनरेशन देना है। ठीक है, तो कितना रेम्यूनरेशन अलाउड होता है 197 सेक्शन में, ये लोग बोलते हैं कि आप ओवरऑल अपने सभी मैनेजिंग डायरेक्टर्स को, होल टाइम डायरेक्टर को या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, एज वेल एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, सबको मिला करके तो 11% का रेम्यूनरेशन पे करोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ अपने किसी मैनेजिंग डायरेक्टर को या होल टाइम डायरेक्टर को या फिर मैनेजर को रेम्यूनरेशन दे रहे हो, तो सिर्फ एक मैनेजिंग डायरेक्टर, एक होल टाइम डायरेक्टर या एक मैनेजर को आप 5% से ज़्यादा का रेम्यूनरेशन नहीं दोगे। 5% तक का ही रेम्यूनरेशन दे सकते हो, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। एंड अगर आपकी कंपनी में एक से ज़्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर है, तो सबको मिला करके 10% तक का ही रेम्यूनरेशन आप पे करोगे। 10% से ज़्यादा पे नहीं करोगे एंड सबको इंडिविजुअली 5% से ज़्यादा पे नहीं करोगे। ठीक है, इसके अलावा क्या बोलते हैं कि अगर आप अपने किसी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन पे करते हो ना, आपकी कंपनी में कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर अवेलेबल नहीं है, तो फिर तो आप इन लोगों को 3% तक का रेम्यूनरेशन पे कर सकते हो। एंड अगर आपकी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर अवेलेबल है, तो फिर जो रिमेनिंग ये 10% और 11% में से जो रिमेनिंग 1% बच गया ना, ये 1% इन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पे कर देना। ठीक है, अब ये लोग क्या बोलते हैं कि ये अपने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को 5% ऑफ नेट प्रॉफिट पे करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या ये एज पर कंपनीज एक्ट है? बिल्कुल नहीं है। कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि या तो 3% देना या फिर इन लोगों को 1% देना, एज द केस में भी। 5% तो दे ही नहीं सकते इन लोगों को, सो दैट इज़ वाई पीईएल का कंटेंशन इनकरेक्ट है। ओके, आगे आ जाओ। इसके बाद क्या बोलते हैं, दैट इंस्टेड ऑफ सेंडिंग मटेरियल फॉर जॉब वर्क, इफ कैपिटल गुड्स वर सेंड टू द जॉब वर्कर, वुड एनी जीएसटी लायबिलिटी अराइज एज ऑन 31 मार्च 2024? ऑन व्हाट डेट goods will be deemed to be supplied in case of capital goods sent to job work and not received within the stipulated time period? Which documents need to be issued when goods are sent for job work and how many copies of that document are required to be made? मतलब पूरा full fledged job work से related question है। ओके, क्वेश्चन 8 पे आ जाओ दोस्तों। क्वेश्चन 8 में ये लोग क्या बोलते हैं, दैट इन द बैकग्राउंड ऑफ फैक्ट्स मेंशन्ड इन इशू 5, ओके, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग फॉर सच कॉन्ट्रैक्ट्स विद रेफरेंस टू रेलिवेंट इंड एज। ठीक है, मतलब एफआर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब ये तो इशू 5 देख के ही पता चलेगा कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलते हैं ये लोग, दैट इन द बैकग्राउंड ऑफ प्रोविजंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, explain the types of misconduct, also comment whether Mr. Safe is guilty of any professional misconduct। मतलब इनको types of misconduct भी बताने हैं, कितने टाइप के misconduct होते हैं, एंड इसके अलावा कोई मिस्टर सेफ होगा तो वो गिल्टी है या नहीं है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, ये भी इनको बताना है। यानी कि ये प्रोफेशनल एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, बहुत अच्छी केस स्टडी लग रही है ये, बट ईजी लग रही है। ओके, चलो आ जाओ। अब क्या करना है, देखो इस केस स्टडी का फॉर्मेट कैसा है, ये इशू वाला फॉर्मेट है। तो हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्टरी पैरा जो इन्होंने इतना लंबा लिखा है वो रीड करने की कोई नीड नहीं है हमको। हम सिर्फ 2 लाइन रीड करेंगे एंड ये देखेंगे कंपनी का नाम क्या है और कंपनी क्या काम करती है। ओके, चलो। सो पावर इक्विपमेंट लिमिटेड पीईएल, हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली, एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट्स। ठीक है, मतलब क्या कर रही है ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह के प्रोडक्शन में इंगेज्ड है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है एंड कंपनी का नाम क्या है, पावर इक्विपमेंट लिमिटेड। ओके, अब क्या करना है, डायरेक्टली इशू पे जंप करो। चलो, इशू 1 में क्या बोलते हैं ये, दैट पीईएल रेगुलरली सेंट मटेरियल टू इट्स जॉब वर्कर। आते ही जॉब वर्क वाला क्वेश्चन आ गया। चलिए, जॉब वर्कर को ये मटेरियल सेंड करती है एबीसी फॉर टेक्निकल वर्क रिलेटिंग टू हाई एंड इलेक्ट्रिक वायर्स, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड द कंपनी ऑल्सो गेट सर्टेन मशीनरी पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द job worker JHN, for which dies and molds are sent to JHN by PEL. As on 31st March 2024, the following data was made available by department handling GST for the company. क्या डेटा प्रोवाइड कराते हैं ये लोग, इन्होंने प्रोवाइड करा दिया पर्टिकुलर्स, टैक्सेबल वैल्यू, कब इन्होंने गुड्स को सेंड किया जॉब वर्कर के पास में, जॉब वर्कर ने गुड्स कब रिसीव करे, एंड 31 मार्च 24 को अभी वो गुड्स का स्टेटस क्या है। ओके,
इन्होंने मटेरियल सेंड किया एबीसी जॉब वर्कर को 2.5 लाख रुपए का 25 मार्च 2023 को। जॉब वर्कर को रिसीव हुआ 28 मार्च 23 को एंड 31 मार्च 24 तक ये मटेरियल अभी भी जॉब वर्कर के पास पड़ा हुआ है। ओके, अब वैसे तो आप लोग ग्रुप 2 अगर दे रहे हो तो आपने डीटी और आईटीटी अच्छे से पढ़ा होगा, उसमें आपने जॉब वर्क से रिलेटेड प्रोविजंस भी पढ़े होंगे आईटीटी में। ठीक है, जॉब वर्क से रिलेटेड प्रोविजंस में आपने पढ़ा होगा कि जब भी आप अपना रॉ मटेरियल सेंड करते हो जॉब वर्कर के पास में, तो ये रॉ मटेरियल आपको 1 साल के अंदर अंदर वापस मंगवा लेना होता है। एंड अगर आप कैपिटल गुड्स सेंड करते हो तो कैपिटल गुड्स आपको 3 साल के अंदर अंदर वापस मंगवा लेने होते हैं। ओके, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रॉ मटेरियल सेंड किया 25 मार्च 2023 को। ठीक है, 1 साल कब एक्सपायर हो रहे हैं दोस्तों, 1 साल एक्सपायर होंगे 24 मार्च 2024 को। ठीक है, लेकिन ये क्या बोलते हैं कि 31 मार्च 24 तक ये माल जॉब वर्कर के पास ही पड़ा हुआ है, यानी कि इस वाले गुड्स को तो हम मान लेंगे कि हमने जॉब वर्कर को ही सप्लाई कर दिया। ओके, इसके बाद में मटेरियल 2 जो है ये भी इन्होंने एबीसी को सेंड किया 1.5 लाख रुपए का एंड ये इन्होंने 28 मार्च 23 को सेल किया। ये भी 31 मार्च 24 को जॉब वर्कर के पास पड़ा है, तो इसको भी हम सप्लाई कंसीडर कर लेंगे। ओके, क्योंकि ये 27 मार्च 24 तक हमारे पास वापस आ जाना चाहिए था। इसके बाद इन्होंने डाई एंड मोल्ड सप्लाई करे हैं जीएचएन को 5 लाख रुपए के। ये इन्होंने मार्च 1 2023 को सेंड किए एंड 31 मार्च 24 तक ये जॉब वर्कर के पास ही पड़े हुए हैं, तो क्या इनको हम सप्लाई मान लेंगे? क्या इनको सप्लाई नहीं मानेंगे, क्योंकि इन पर 1 साल वाला टाइम पीरियड एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, सो इस केस में ये जो 2 सप्लाईज इन्होंने करी है ना 2.5 लाख और 1.5 लाख की, इनको हम सप्लाई मान लेंगे एंड इन पर जीएसटी लग जाएगा। जीएसटी का रेट इन्होंने बताया है 18% का, तो 18% का जीएसटी इन पर लग जाएगा। कितना बैठेगा दोस्तों 18%? 72,000। ओके, चलो आगे आते हैं इशू 2 पे। इशू 2 में इन्होंने क्या बोला, PEL हैज़ अडॉप्टेड इंड AS फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड ऑल्सो कैलकुलेटेड मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना इस वाले इशू को। मिस्टर गुरु आस्क्ड for details on the basis of which MAT was determined. DGM accounts Mr. Rajan has provided the following information for the same. ट्रांजिशन डेट बोल रहे हैं 1 अप्रैल 2023 की, कन्वर्जेंस अमाउंट बोल रहे हैं, यानी कि अमाउंट एडजस्टेड इन अदर इक्विटी ऑन कन्वर्जेंस डेट ₹120 lakhs का। ओके, आगे क्या बोलते हैं, दैट एडजस्टमेंट टू बी मेड इन बुक प्रॉफिट of year of convergence and each of the following 5 year ₹20 lakh each. Mr. Guru and CA firm are skeptical about the data provided by Mr. Rajan relating to MAT computation. यानी इन्होंने एक MAT से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा था उससे रिलेटेड कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं लोग इशू में दोस्तों? अगर आप लोगों ने डीटी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो आप लोगों को ना मैट में एक टॉपिक याद होगा ट्रांजिशन अमाउंट का। ठीक है, ट्रांजिशन अमाउंट क्या होता है दोस्तों, कि जब भी कोई कंपनी इंड AS को फर्स्ट टाइम अडॉप्ट करती है ना, तो जिस डेट पे ये लोग इंड AS को अडॉप्ट करते हैं उस डेट पे इनको कुछ एडजस्टमेंट्स करने होते हैं अपने बुक्स में। ठीक है, उन एडजस्टमेंट्स को करने की वजह से जो अमाउंट कैलकुलेट होकर के आता है उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन अमाउंट। ठीक है, अगर ये अमाउंट क्रेडिट नेचर का है, अगर ये क्रेडिट बैलेंस है, तो फिर क्या होता है कि इनको 5 सालों तक मैट के कंप्यूटेशन के लिए बुक प्रॉफिट में ऐड करने को दे दिया जाता है। एंड अगर ये अमाउंट डेबिट बैलेंस निकल करके आता है तो फिर इसको बुक प्रॉफिट में 5 सालों तक इक्वली लेस करने को दे दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया? अब ये जो डेट होती है ना दोस्तों, जिस डेट पर ये लोग फर्स्ट टाइम इंड AS को ऑप्ट करते हैं, मतलब नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से इंड AS में जाते हैं, इस डेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस डेट एज पर इंड AS 101। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कन्वर्जेंस डेट की जगह 1 अप्रैल 2023 का नाम रख दिया ट्रांजिशन डेट, जबकि इसको क्या बोला जाता है, कन्वर्जेंस डेट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये गलत है। 1 अप्रैल 2023 क्या है, ये एक कन्वर्जेंस डेट है, क्योंकि इस डेट पर ये इंड AS ऑप्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है ना यहाँ पर कि इन्होंने इंड AS को अडॉप्ट किया। ठीक है, तो इन्होंने 1 अप्रैल 2023 को इंड AS को अडॉप्ट किया, इसको हम कन्वर्जेंस डेट बोलेंगे। एंड ये जो अमाउंट निकल करके आया जिसको इन्होंने एडजस्ट किया अदर इक्विटी ऑन कन्वर्जेंस डेट, इस अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन अमाउंट, ना कि कन्वर्जेंस अमाउंट। ठीक है, तो ये क्या है, ये है ट्रांजिशन अमाउंट। ओके, ट्रांजिशन अमाउंट इनका निकल के आया 120 लाख का, इसको 5 सालों तक इक्वली एडजस्ट करने को दिया जाएगा। तो 5 सालों तक आप कितना अमाउंट एडजस्ट करोगे, 22 lakhs ईच ईयर।
ठीक है, ना कि 20 lakhs। तो अभी ये लोग जो यहाँ पे कर रहे हैं, जो इन्होंने खिचड़ी पकाई है मिस्टर राजन ने, ये इनकरेक्ट है। सही तरीके से इन्होंने नहीं पकाई है, थोड़ी आधी पकी और थोड़ी जली हुई है। अब जब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम इसका सही आंसर दे देंगे। चलो आ जाओ, इशू 3 पर आते हैं दोस्तों। इशू 3 में क्या बोलते हैं ये, दैट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 कंपनी रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट्स बाय इशूइंग शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। ठीक है, कंपनी ने रिसीव करे हैं। ट्रांजैक्शन ए हुआ, इसमें इन्होंने 11.5 लाख रुपए रिसीव करे, शेयर्स इशू करे थे उसके लिए। ट्रांजैक्शन बी 9.5 लाख प्लस 1.5 लाख, यानी कि बोलें तो 11 लाख रुपए इन्होंने शेयर्स इशू करने के लिए रिसीव करे। देन ट्रांजैक्शन सी 25 लाख का डिबेंचर्स इशू करे थे एंड ट्रांजैक्शन डी 9.75 लाख का शेयर्स इन्होंने इशू करे थे। ओके, अदर देन द अमाउंट ऑफ 2.25 लाख रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ रिन्यूअल ऑफ डिबेंचर्स। ये जो लाइन इन्होंने यहाँ लिख दी है ना, ये लाइन इनको शायद ऊपर लिखनी चाहिए थी, गलती से ये नीचे लिख गए। ओके, अब ये लोग क्या पूछते हैं, दैट इन रिलेशन टू अबव कंपनी हैज़ नॉट फाइल्ड एनी स्टेटमेंट विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज द मैनेजमेंट बिलीव्स दैट नो ऑब्लिगेशन अराइजेज फॉर फाइलिंग एनी स्टेटमेंट रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स इशूड। अब सुनो, एक क्वेश्चन हम लोग वहाँ पर छोड़ करके आए थे जो हमको समझ नहीं आया था कि किस टॉपिक से रिलेटेड है। ये थर्ड वाला क्वेश्चन। ओके, इसी से रिलेटेड ये पैरा है। इसमें ये लोग क्या बोल रहे हैं, इनको कोई स्टेटमेंट फाइल करने की रिक्वायरमेंट है क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। अब थोड़ा सा सोचो, आप लोगों ने डीटी पढ़ा है, तो डीटी में क्या आपने कोई स्टेटमेंट्स को फाइल करने से रिलेटेड प्रोविज़न पढ़ा है क्या। हाँ दोस्तों, तुमने पढ़ा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसको हम SFT भी बोलते हैं। ये क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले ये स्टेटमेंट मंगवाते हैं थर्ड पार्टीज से, एंड वो थर्ड पार्टी से आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अगर आप कुछ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस में एंटर करते हो तो। ओके, उसी SFT में आपने 2 ट्रांजैक्शन पढ़े होंगे कि अगर एक पर्सन से कंपनी अगर किसी एक पर्सन से एक साल में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट रिसीव करती है फॉर द पर्पज ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, यानी कंपनी ने शेयर्स इशू करे एंड उसके बदले में एक ही पर्सन से एक साल में 10 लाख से ज़्यादा का अमाउंट रिसीव किया इंक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी, तो ऐसे केस में कंपनी को इस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करना होता है अंडर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसी तरीके से एक ट्रांजैक्शन और आपने पढ़ा होगा कि अगर कंपनी किसी एक पर्सन से एक साल में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट रिसीव करती है फॉर द पर्पज ऑफ इशूएंस ऑफ डिबेंचर्स को इशू करने से रिलेटेड, एंड इसमें रिन्यूअल ऑफ डिबेंचर्स इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे केस में भी कंपनी को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में रिपोर्टिंग करनी होती है। अब इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी दोस्तों, अगर आप अमाउंट को देखोगे तो ये वाला अमाउंट, ये अमाउंट एंड ये अमाउंट, ये तीनों अमाउंट्स जो है ये 10 लाख को तो क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं मेंशन किया कि ये 10 लाख से ज़्यादा का अमाउंट एक ही पर्सन से रिसीव हो रहा है या मल्टीपल पर्सन से रिसीव हो रहा है। ठीक है, इन्होंने सिर्फ क्या लिखा, ट्रांजैक्शन ए हुआ, ट्रांजैक्शन बी हुआ एंड ट्रांजैक्शन सी हुआ। इन्होंने ये नहीं लिखा यहाँ पर कि ये एक पर्सन से रिसीव हुआ या एक से ज़्यादा पर्सन से रिसीव हुआ। इन्होंने शेयर इशू करे 11.5 लाख के, ठीक है, लेकिन वो 11.5 लाख सारे के सारे एक ही पर्सन से रिसीव हो गए या एक से ज़्यादा पर्सन से रिसीव हुए, वो इन्होंने मेंशन नहीं किया। इस वजह से हम लोग क्या मानेंगे कि इस केस में इन लोगों के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन वाकई में नहीं है कोई भी स्टेटमेंट फाइल करने की। हम क्या मानेंगे कि ये जो अमाउंट रिसीव हुए हैं ना, स्पेशली ये तीनों ट्रांजैक्शंस, ये एक से ज़्यादा पर्सन से रिसीव हुए हैं, क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया कि एक ही पर्सन से रिसीव हुए हैं, इसीलिए कंपनी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं अराइज होती है। ठीक है, चलो आगे आओ, इशू 4 पर आते हैं दोस्तों। इशू 4 में क्या बोलते हैं ये, दैट कंपनी हैज़ मेड फॉलोइंग पेमेंट्स टू वेरियस डायरेक्टर्स। नेम ऑफ डायरेक्टर इन्होंने बताया, लैक्स एंड नेचर ऑफ पेमेंट। प्रमोटर डायरेक्टर्स हैं, यानी ये लोग कौन होंगे, ये होंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ठीक है, इनको पेमेंट किया गया है 15 लाख का। सिटिंग फीस फॉर अटेंडिंग 4 बोर्ड मीटिंग्स, इक्वल पेमेंट टू ऑल 3 डायरेक्टर्स। 3 डायरेक्टर्स को 15 लाख रुपए का पेमेंट दिया जा रहा है, यानी कि एक डायरेक्टर को 5 लाख रुपीज़ का पेमेंट दिया जा रहा है। ठीक है, 5 लाख रुपए किस लिए, 4 बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा कंपनीज एक्ट अगर आपने पढ़ा हो तो सेक्शन 197 क्या बोलता है कि सिटिंग फीस आप मैक्सिमम एक बोर्ड मीटिंग की 1 लाख रुपए तक की ही दे सकते हो, इससे ज़्यादा की नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसका मतलब 4 बोर्ड मीटिंग के लिए इनको 4 लाख रुपीज़ देने चाहिए थे, ये तो दे रहे हैं 5 लाख, तो ये इनकरेक्ट है।
ठीक है। इसके अलावा क्या बोलते हैं दैट शोभित इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इसको 3 लाख रुपीज़ देते हैं 4 बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए। एंड सीमा वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इसको भी 3 लाख रुपए देते हैं 4 बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए। यानी कि इन लोगों को अदर डायरेक्टर के कंपैरिजन में कम सिटिंग फीस प्रोवाइड करवाई जा रही है। एंड सेक्शन 197 ये भी बोलता है साथ में कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एंड वुमेन डायरेक्टर को अदर डायरेक्टर्स के बराबर सिटिंग फीस पे करोगे, अदर डायरेक्टर से कम पे नहीं कर सकते। बराबर करो चलेगा, ज़्यादा करोगे तो दौड़ेगा, लेकिन कम नहीं कर सकते। ठीक है, ये कम पे कर रहे हैं इन लोगों को सिटिंग फीस, सो दैट इज़ वाई ये चीज़ भी इन्होंने इनकरेक्ट करी है। ओके चलो, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ था सिटिंग फीस से रिलेटेड। ओके चलो आगे आ जाओ इशू 5 पर। इशू 5 में क्या बोलते हैं दोस्तों दैट द कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ गवर्नमेंट कॉरपोरेशन टू सप्लाई सर्टेन इक्विपमेंट फॉर ₹500 लाख। ठीक है, देयर हैज़ बीन अ शॉर्ट सप्लाई इन द मार्केट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट हैड ऑल्सो इंक्रीज्ड। मतलब इन्होंने एक गवर्नमेंट कॉरपोरेशन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कोई पर्टिकुलर इक्विपमेंट सप्लाई करने का फॉर ₹500 लाख। 500 लाख में इनको ये इक्विपमेंट सप्लाई करना था। ये जो इक्विपमेंट है ये मार्केट में है नहीं अवेलेबल, शॉर्ट सप्लाई में है, एज वेल एज इक्विपमेंट की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। ओके, इफ़ द कंपनी मेक्स द सप्लाई इट विल इनकर अ लॉस ऑफ ₹50 लाख। अगर वो ये सप्लाई करती है तो उसको 50 लाख का लॉस होगा। एंड द पेनल्टी फॉर नॉन परफॉर्मिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 30 लाख। मतलब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती तो उसको 30 लाख का नुकसान होगा, 30 लाख की पेनल्टी उठानी पड़ेगी। द सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय 30 जून 2024। 30 जून 24 तक इनको ये ट्रांजैक्शन ये सप्लाई करनी है। ठीक है, अब ये क्या था, इशू 5 था। इशू 5 से रिलेटेड आप देखोगे तो इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन द अकाउंटिंग फॉर सच कॉन्ट्रैक्ट्स विद रेफरेंस टू द रेलिवेंट इंड एस। तो अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि किस इंड एस की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये बात कर रहे हैं इंड एस 37 की। इंड एस 37 क्या बात करता है, प्रोविजंस एंड कंटिजेंट लायबिलिटी, कंटिजेंट असेट वगैरह बनाने के बारे में बात करता है। ठीक है, इसमें क्या बताया जाता है कि अगर सपोज कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो आपको कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने में कॉस्ट लग रही है ना वो ज़्यादा है दैन द इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने से होंगे। मतलब कि कॉस्ट इज ग्रेटर देन रेवेन्यू, मतलब कि कुल मिला के अगर बोला जाए शॉर्ट में तो आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने की वजह से अगर लॉस इनकर हो रहा है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग बोलते हैं ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, एंड यहाँ पर अब प्रोविजन कैसे क्रिएट होता है दोस्तों, क्योंकि देखो इनको नुकसान तो उठाना पड़ेगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे तो भी इनको लॉस होगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करेंगे तो भी इनको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, तो नुकसान तो इनको उठाना पड़ेगा। अब क्योंकि इनको आगे चल के लायबिलिटी इनकी इनकर हो सकती है, इस वजह से इंड एस 37 क्या बोलता है कि भाई प्रोविजन रिकॉग्नाइज करो इसके लिए। तो प्रोविजन किस अमाउंट का रिकॉग्नाइज होता है दोस्तों, ये लोग बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने में जो नुकसान हो रहा है वर्सेस आप अगर कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिट कर देते हो तो आपको कितना नुकसान झेलना पड़ेगा, इनमें से जो भी कम आ रहा है ना उतने का प्रोविजन आप रिकॉग्नाइज कर दो। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि एग्जीक्यूट करने की वजह से तो हमको 50 लाख का नुकसान झेलना पड़ेगा, एंड अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करते हैं तो 30 लाख की पेनल्टी हमको पे करनी पड़ेगी। सो विच एवर इज लोअर इज 30 लाख, इसीलिए इंड एस 37 के हिसाब से इनको 30 लाख का प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए। ओके, आगे आ जाओ दोस्तों इशू नंबर 6 पर। इशू 6 में क्या बोलते हैं ये दैट PEL while preparing financial statement for the financial year 22-23 made an error by not recording the clearing and forwarding expenses। ठीक है, 20 करोड़ की एक्सपेंसेस थे। ओके, pertaining to exports made during the said year, 22-23 में उन्होंने एक्सपोर्ट करी होगी उससे रिलेटेड खर्चे थे। वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 मैनेजमेंट हैज़ करेक्टेड एरर बाय रिकॉर्डिंग दोज एक्सपेंसेस एज करंट ईयर एक्सपेंसेस। मैनेजमेंट ने क्या किया, उसको करंट ईयर के एक्सपेंसेस मान करके इस साल एंटर कर दिया। Tax team pointed out that these expenses will be disallowed while computing income of company as prior period expenses. Management agreed to it, stating that this action of paying taxes by recording in current year will save them from any non-compliances from accounting perspective, and also at the end of the current year balances of clearing and forwarding agent will be reflected appropriately. Management क्या बोलता है कि देखो हमने पिछले साल में इन एक्सपेंसेस को शो नहीं किया था अपने बुक्स में, तो अब हमने इसलिए इस साल शो कर दिया जिससे कि अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से हम कोई नॉन कंप्लायंस ना करें।
ओके, अब इसके रिस्पेक्ट में भी इन्होंने पूछा था कि मैनेजमेंट ने जो किया वो सही किया या नहीं। एरर इन्होंने करी है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कि इसमें इंडेस 8 लगता है, एंड क्योंकि ये इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर से रिलेटेड एरर है तो इनको क्या करना चाहिए था, अपने करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन होती है, कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन में अमेंडमेंट्स करने थे, उनको ठीक करना था, ना कि करंट ईयर के ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ठीक कर देना था। ठीक है, मतलब करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो खर्चा बुक ना करके करंट ईयर के कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन में उस एडजस्टमेंट को शो करना था। ओके, समझ आया? आगे आ जाओ इशू 7 पे। इशू 7 में क्या बोलते हैं, आफ्टर अ डिटेल डिस्कशन अबाउट द इशूज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस्टर गुरु एंड आरपी पार्टनर्स ऑफ मेसर्स आरपी एंड एसोसिएट्स हैड अ कैजुअल चैट अबाउट जनरल मैटर्स। ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन मिस्टर आरपी मेंशन टू मिस्टर गुरु दैट CA SAFE, partner of SAFE CA LLP, a chartered accountant firm, which the company was evaluating to appoint internal auditor, was well known to him through his common friends. मिस्टर आरपी क्या बोलते हैं मिस्टर गुरु को कि भाई SAFE CA LLP का एक पार्टनर है CA SAFE, इसको ये जो कंपनी है PEL, ये कंपनी एज इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने का प्लान कर रही है। आरपी क्या बोलता है मिस्टर गुरु को कि तुम तो इस CA SAFE को अपने कॉमन फ्रेंड के थ्रू बहुत अच्छे से जानते हो ना, तो ये बताओ कि क्या तुमको पता था कि मिस्टर सेफ के ऊपर एक केस फाइल हो रखा है फॉर फोर्जरी ऑफ हिज अंकल्स विल, यानी मिस्टर सेफ ने अपने अंकल की विल की फोर्जरी करी थी और उसके अगेंस्ट उसके ऊपर एक केस फाइल हो रखा है। क्या गुरु तुमको ये बात पता थी क्या? मिस्टर गुरु सैड ही वॉज अवेयर अबाउट द केस, उसको पता था, मिस्टर गुरु को पता था कि सेफ के ऊपर ऐसा कोई केस चल रहा है और कोर्ट ने भी उसको प्रोनाउंस्ड किया है एज गिल्टी ऑफ फोर्जरी। हाउएवर वो उसका पर्सनल मैटर है और उसका इस प्रोफेशनल काम से कोई लेना देना नहीं है। ये मैटर देख करके याद आया प्रोफेशनल एथिक्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला था, सबसे पहले तो इन्होंने कहा था कि जो मिसकंडक्ट्स होते हैं उनके टाइप्स एक्सप्लेन करने थे, तो वो आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अदर मिसकंडक्ट एंड वेरियस शेड्यूल्स जो होते हैं उन शेड्यूल्स को एक्सप्लेन कर देना। इसके बाद में इन्होंने क्या बोला था कि क्या मिस्टर सेफ गिल्टी होगा ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, देन डेफिनेटली दोस्तों मिस्टर सेफ गिल्टी होगा ऑफ अदर मिसकंडक्ट। अदर मिसकंडक्ट किस शेड्यूल में बताए हुए हैं दोस्तों? दोनों ही शेड्यूल में बताए हैं, शेड्यूल 1 में भी बोला हुआ है एंड शेड्यूल 2 में भी बोला हुआ है। शेड्यूल 1 का जो पार्ट 4 है उसमें अदर मिसकंडक्ट स्पेसिफाई करे हुए हैं, लेकिन उसमें साथ में ये बोला हुआ है कि अगर आपको सज़ा 6 महीने से कम या 6 महीने तक की होती है तो वो शेड्यूल 1 में कवर होगा, एंड शेड्यूल 2 के पार्ट 3 में बताए हुए हैं अदर मिसकंडक्ट। इसमें बोला जाता है कि अगर आपको सज़ा 6 महीने से ज़्यादा की होती है तो फिर आपको अदर मिसकंडक्ट का गिल्टी पाया जाएगा। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली जिस भी शेड्यूल में ये फॉल करेगा, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बताया कि इसको कितने साल की सज़ा हो रही है, तो जिस भी ये शेड्यूल में फॉल करेगा ना उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्टर डिसिप्लिन जो होगा ना ये मैटर को फॉरवर्ड कर देगा। अगर शेड्यूल 1 का मैटर है तो ये बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास में भेज देगा इस मैटर को, एंड अगर शेड्यूल 2 का मैटर है तो डिसिप्लिनरी कमेटी के पास में इस मैटर को भेज देगा। ठीक है, अब आप क्या करना, आप एक बार इनके आंसर्स खुद से रीड कर लेना। ठीक है, अब क्या करना है, मैं आपको MCQ सॉल्व करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने क्या पूछा था, जॉब वर्क के ट्रांजैक्शंस के बारे में पूछा था कि क्या सारे जो जॉब वर्क ट्रांजैक्शंस हैं उन पे 31 मार्च 24 को GST की लायबिलिटी लग जाएगी क्या? हमने बोला था कि नहीं, सिर्फ जो मटेरियल वाले 2 ट्रांजैक्शंस है ना उनके ऊपर लगेगी, डाई एंड मोल्ड्स के ऊपर नहीं लगेगी। एंड कितने की लायबिलिटी निकाली थी हम लोगों ने दोस्तों? 72,000 की कैलकुलेट करी थी लायबिलिटी, ये देखो। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? देखो 72,000 इधर दिया हुआ है, यानी कि B शैल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, एंड ये बोलते क्या है, दैट GST विल अप्लाई ऑन ट्रांजैक्शंस ऑफ मटेरियल ओनली। ओके, ट्रांजैक्शन ऑफ मोल्ड एंड डाइज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोविजंस। करेक्ट, सो चेक कर लेते हैं, फर्स्ट का B आंसर होना चाहिए, फर्स्ट का B है। ओके, सेकंड पर आते हैं दोस्तों। हाँ, सेकंड में मैट वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। हम लोगों ने क्या बोला था मैट से रिलेटेड, कि ये जो यहाँ पर ट्रांजैक्शन डेट बता रहे हैं, ट्रांजिशन डेट की जगह कन्वर्जेंस डेट होनी चाहिए, एंड कन्वर्जेंस अमाउंट की जगह ट्रांजिशन अमाउंट होना चाहिए, और इन लोगों को एडजस्ट कितना करने को मिलेगा, 22 लाख पर ईयर फॉर 5 ईयर्स। ओके, ऑप्शंस पर आ जाओ दोस्तों। यस,
April 1st is convergence date and not transition date. Also adjustment in book profits need to be made on transition amount and not convergence amount. The adjustment amount and period is correctly mentioned. नहीं, ये भी तो गलत था, तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया. Yes, April 1, 2023 is correctly mentioned as transition date. पहले ही बॉल पे आउट, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट. सी पर आ जाओ. यस, April 1st 2023 is convergence date and not transition date. Adjustment in book profits need to be made of convergence amount as correctly mentioned. The amount and period is correctly mentioned. No, incorrect. ठीक है, तो बचा क्या? डी करेक्ट होगा. फिर भी देख लेते हैं. Yes, April 1st 2023 is convergence date and not transition date. Adjustment in book profits need to be made of transition amount and not convergence amount. Correct. The adjustment amount is 24 lakhs as adjustment will be made in 5 years including year of convergence. Correct. ठीक है, चेक कर लो. सेकंड का आंसर डी होना चाहिए. यस, आगे आ जाओ. थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों. थर्ड क्वेश्चन वो वाला क्वेश्चन है जो आपके एसएफटी वाले प्रोविजन से रिलेटेड है. ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या बोला था कि इनको कोई भी स्टेटमेंट फाइल करने की नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक इंडिविजुअल पर्सन को 10 लाख से ज़्यादा का पेमेंट नहीं हो रहा है. ठीक है, याद आया. अब इन्होंने ऑप्शंस क्या दिए हैं दोस्तों. इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में बोला दैट मैनेजमेंट इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड ऑन ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स. इनकरेक्ट. Option 2, management contention is incorrect as statement of financial transaction is required to be filed and the transaction of shares issued A and D are to be reported. Incorrect. ठीक है, A and D क्या, हमको कोई भी रिपोर्ट नहीं करना था. Management's contention is incorrect as the statement of financial transaction is required to be filed and only the transaction of shares A, B and D issued are to be reported. Incorrect. Management contention is incorrect and statement of financial transaction is required to be filed and the transaction of shares and debenture issued A, B and C are to be reported. This is also incorrect. मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. सारे ही ऑप्शंस इन्होंने इनकरेक्ट दे दिए क्योंकि यहाँ पर तो इन लोगों को कोई भी स्टेटमेंट फाइल करना ही नहीं था. ठीक है ना, तो यहाँ पर बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिल गए होंगे. एंड आप आंसर देखोगे यहाँ पर तो नन ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट लिखा हुआ है. एंड आप अगर इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर भी खोलोगे नवंबर 23 अटेम्प्ट का, तो वहाँ भी उन्होंने थर्ड ऑप्शन के आगे नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट ही मेंशन किया हुआ है. ठीक है, चलो आगे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं दोस्तों. वेदर द सिटिंग फीस पेड बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट. तो ये भी इनकरेक्ट थी. इन्होंने सिटिंग फीस भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से पे नहीं करी थी. तो ऑप्शन ए में क्या बोलते हैं दैट no, sitting fees paid by the company to independent directors cannot be less than payable to other director. sitting fees other director को जो पे करी वो ठीक करी नहीं. sitting fees other director को भी सिर्फ 4 लाख पे करनी चाहिए थी, इन्होंने 5 लाख पर डायरेक्टर पे कर दी थी, तो वो इनकरेक्ट है. ठीक है. बी, नो सिटिंग फीस पेड बाय कंपनी टू वुमेन डायरेक्टर कैन नॉट बी लेस देन दोज पेड टू अदर डायरेक्टर्स. सिटिंग फीस पेड टू अदर डायरेक्टर इज इन लाइन विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट. गलत. सिटिंग फीस पेड टू डायरेक्टर्स कैन नॉट एक्सीड 1 लाख पर मीटिंग. ठीक है. एंड सिटिंग फीस पेड टू इंडिपेंडेंट एंड वुमेन डायरेक्टर कैन नॉट बी लेस देन द पेबल टू अदर डायरेक्टर. ठीक है, बोल तो सही रहे हैं लेकिन इन्होंने यहाँ पे यस या नो मेंशन नहीं किया. कोई बात नहीं है. डी ऑप्शन, नो सिटिंग फीस पेड बाय द कंपनी टू इंडिपेंडेंट एंड वुमेन डायरेक्टर कैन नॉट बी लेस पेबल टू अदर डायरेक्टर्स. सिटिंग फीस पेड टू अदर डायरेक्टर इज इन लाइन विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट. इनकरेक्ट. सो करेक्ट क्या है दोस्तों? सी इज द करेक्ट ऑप्शन. चेक कर लेते हैं. 4th का आंसर सी है. हालांकि अगर आप देखोगे ना इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर, तो उन्होंने इस क्वेश्चन के अगेंस्ट भी मेंशन किया हुआ है नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट. ठीक है, उसका रीज़न क्या है? आई थिंक कि शायद इन्होंने यहाँ पर नो या यस मेंशन नहीं किया, उस वजह से उन्होंने वहाँ पर नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट मेंशन किया है. बट अकॉर्डिंग टू मी सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलो 5th पर आते हैं. इन्होंने क्या बोला था कि इंडियस 8 के बारे में बोला था एरर से रिलेटेड कि क्या मैनेजमेंट ने जो किया सही किया, मैनेजमेंट ने इंडेस को कंप्लाई किया या नहीं किया. मैनेजमेंट ने क्या किया था, करंट पीरियड में ही उस एरर से रिलेटेड एक्सपेंस को बुक कर दिया था, जबकि इनको करना क्या चाहिए था, करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है ना पिछले साल की, उसमें उस अमाउंट को डालना था. ठीक है. सो क्या क्या ऑप्शंस दिए दोस्तों इन्होंने? ऑप्शंस में क्या क्या है? मैनेजमेंट इज करेक्ट इन इट्स एक्शन एंड देयर इज नो नॉन कंप्लायंस. गलत. Management should have corrected the previous year figures in the financial statements for the year ending 31st March 2024. Absolutely correct answer. चेक कर लो. B. Yes. चलो
अब क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव बचा। डिस्क्रिप्टिव में ये 5% वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ये सब बैक करके देख लेना वीडियो। एंड एक बार रीड करवा देती हूँ आप लोगों को मैं, चलो रीड करवा ही देती हूँ, मैं ही करवा देती हूँ, टाइम बच जाएगा आपका। क्या बोलते हैं कि 5% क्या ये लोग पे कर सकते हैं अपने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को, तो इन्होंने 197 सबसेक्शन 1 मेंशन कर दिया। टोटल लिमिट इन्होंने बोला 11% की होती है ऑफ द नेट प्रॉफिट। एंड फिर क्या बोलते हैं कि अगर आप इस लिमिट को इंक्रीज़ करवाना चाहते हो तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके लिमिट इंक्रीज़ करवा सकते हो। लेकिन अगर आप किसी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रेमुनरेशन पे करते हो ना, तो वो 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ऑफ द नेट प्रॉफिट, अगर आपकी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर मौजूद है तो। एंड अगर आपकी कंपनी में कोई मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर नहीं है तो 3% को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए 5% का कमीशन बियॉन्ड लिमिट हो जाएगा। एंड द सेम शुड बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। या तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अप्रूव करवा लो या फिर ये अगेंस्ट लॉ ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 7th में क्या पूछा था इन्होंने, क्वेश्चन 7th में पूछ रहे थे कि ये जो इन्होंने मटेरियल भेजे थे ना जॉब वर्कर के, अगर इन्होंने कैपिटल गुड्स भेजे होते रॉ मटेरियल की जगह तो क्या इनके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होती 31 मार्च 24 को, और अगर नहीं तो कब इनके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होती। एंड कौन से डॉक्यूमेंट्स जनरेट करने होते हैं जॉब वर्क के टाइम पर एंड कितनी कॉपीज़ में जनरेट करने होते हैं। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पार्ट, इन्होंने बोला कि अगर कैपिटल गुड्स भेज रहे होते तो क्या लायबिलिटी अराइज होती, तो दोस्तों तब लायबिलिटी अराइज नहीं होती, क्योंकि कैपिटल गुड्स के केस में हमारे को टाइम दिया जाता है 3 ईयर्स का। कितने साल का टाइम दिया जाता है दोस्तों, 3 ईयर्स का टाइम हमको दिया जाता है कैपिटल गुड्स के केस में, ठीक है। तो जब भी इन्होंने गुड्स सेंड करे होंगे कैपिटल गुड्स, वहाँ से 3 ईयर्स जब एक्सपायर होंगे तब इनके ऊपर लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। तब ये मान लिया जाएगा कि कैपिटल गुड्स इन्होंने सप्लाई कर दिए जॉब वर्कर को, ठीक है। एज ऑफ 31 मार्च 24 क्योंकि 3 साल कंप्लीट नहीं हो रहे थे इसीलिए इनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, ओके। इसके अलावा इन्होंने क्या पूछा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं, तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स आपका एक तो जनरेट होता है जॉब वर्क चालान, ठीक है। जॉब वर्क चालान आपका 3 कॉपीज़ में जनरेट होता है। एंड इसके अलावा आप ई-वे बिल भी आपको जनरेट करना पड़ सकता है, ओके। सो ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बनाने हैं। कितनी कॉपीज़ में बनाने हैं दोस्तों, 3 कॉपी में जॉब वर्क चालान बनेगा। एंड ई-वे बिल का तो ऐसा कोई कॉपीज़ वाला मैटर है ही नहीं, ओके। चलो एक बार चेक करवा देती हूँ आंसर में आपको। इन्होंने क्या बोला है दोस्तों, दैट कैपिटल गुड्स अदर देन मोल्ड, डाइस, जिग्स एंड पिक्चर वगैरह ये जो है ना इनको 3 साल के अंदर अंदर मंगवा लेना चाहिए। नो जीएसटी लायबिलिटी वुड अराइज एज ऑन 31 मार्च 24 क्योंकि 3 साल इलैप्स्ड नहीं हुए थे। इसके अलावा क्या बोलते हैं कि अगर 3 साल के अंदर अंदर रिसीव नहीं होते हैं गुड्स तो ये मान लिया जाएगा कि आपने कैपिटल गुड्स को जॉब वर्कर को ही सप्लाई कर दिया एंड आपके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी। इसके अलावा क्या बोलते हैं कि क्योंकि कैपिटल गुड्स सेंड करे जा रहे हैं टू जॉब वर्कर आर नॉट रिसीव्ड बैक विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड, इट शैल बी डीम्ड टू बी अ सप्लाई फ्रॉम प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर फ्रॉम द डे व्हेन इट वाज सेंट टू जॉब वर्क। डॉक्यूमेंट्स का इन्होंने क्या बोला कि जॉब वर्क चालान यानी कि डिलीवरी चालान हमको इशू करना पड़ेगा, 3 कॉपीज़ में इशू करना पड़ेगा एंड इसके साथ साथ आपको ई-वे बिल भी बनाना पड़ सकता है, ओके। इसके बाद दोस्तों आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था इन्होंने, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था इंड AS 37 का। इसका इन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या दिया दोस्तों, इंड AS 37 में इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, जिसमें अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन एक्सीड द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यानी कुल मिला के बोला जाए तो आपको लॉस हो रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। देन पैराग्राफ 68 क्या बोलता है कि अनअवॉइडेबल कॉस्ट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट रिफ्लेक्ट द लीस्ट नेट कॉस्ट exiting from the contract which is lower of the cost of fulfilling it and any compensation or penalties arising from फेलियर टू फुलफिल इट। तो इसमें लोअर कौन सा आ रहा है, प्रेजेंट केस में लोअर आ रहा है 30 लाख का, तो इसलिए इनको क्या करना है 30 लाख का प्रोविजन क्रिएट करना है, ओके। इसके बाद आ जाओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या था, प्रोफेशनल एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। यहाँ इन्होंने क्या पूछा था कि एक तो टाइप्स ऑफ मिसकंडक्ट एक्सप्लेन कर दो और क्या CSF गिल्टी है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का ये बता दो। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने ना सेक्शन 22 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट को पहले एक्सप्लेन किया। सेक्शन 22 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट क्या बोलता है, प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट यानी कि जो आपके शेड्यूल्स में प्रोवाइडेड है वो। एंड इसके अलावा अगर डायरेक्टर डिसिप्लिन कुछ और मैटर्स में इंक्वायरी करना चाहता है एक मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट से, तो वो अदर देन द मैटर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल किसी और मैटर पर भी वो क्वेरी कंडक्ट कर सकता है, ओके। इसके बाद क्या बोलते हैं, दैट अ मेंबर इज लायबल टू डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर सेक्शन 21 इफ ही इज फाउंड गिल्टी ऑफ एनी ऑफ द प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मतलब क्या, प्रोफेशनल
मिसकंडक्ट यानी कि जो आपके पार्ट 1, 2, 3 में डिफाइंड है ऑफ फर्स्ट शेड्यूल एंड पार्ट 1 एंड 2 में डिफाइंड है ऑफ सेकंड शेड्यूल, यानी कि कोई भी मेंबर जो इंगेज्ड है इन प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, चाहे वो प्रैक्टिस कर रहा हो या सर्विस कर रहा हो, वो अगर अपना काम करते वक्त इन शेड्यूल्स में स्पेसिफाइड कुछ प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करता है तो फिर वो गिल्टी पाया जाता है ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ओके, एंड अदर मिसकंडक्ट का मतलब क्या है? अदर मिसकंडक्ट फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 में डिफाइंड है एंड सेकंड शेड्यूल के पार्ट 3 में डिफाइंड है। यहाँ क्या बोला जाता है? दिस प्रोविजंस एम्पावर द काउंसिल टू इंक्वायर इनटू एनी मिसकंडक्ट ऑफ अ मेंबर इवन इफ इट डज नॉट अराइज आउट ऑफ द प्रोफेशनल वर्क, यानी उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी होना। मतलब अगर आज एक सीए किसी का मर्डर कराया ना जा करके, या किसी के घर पे डकैती डाल करके आ गया, तो वो सीए गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट पाया जाएगा। This is considered necessary because chartered accountant is expected to maintain highest standards of integrity even in his personal affairs, and any deviation from these standards even in his non-professional work would expose him to disciplinary action. For example, a member who is found to have forged the will of the relative would be liable to disciplinary action even though the forgery may not have been done in course of his professional duty. इसी वजह से CA safe भी guilty of other misconduct पाया जाएगा। ठीक है, समझ आया तुमको? ये केस स्टडी भी हो गई हमारी कंप्लीट। अब क्या करना है दोस्तों, इस केस स्टडी को रीड कर लेना। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया हो तो आंसर को रीड कर लेना, एक बार खुद से रीड करके देखो। फिर भी कुछ नहीं समझ में आए तो टेलीग्राम ग्रुप जो बना हुआ है उस ग्रुप पर आप लोग पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड अगर आप लोगों को पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट ज़रूर लिख देना, अच्छे अच्छे कमेंट, प्यारे प्यारे कमेंट्स जब आप लिखते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड साथ में प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। देखो, मैंने भगवान से प्रे भी किया है ना आप लोगों के लिए कि आप सब्सक्राइब करोगे तो आपकी IBS में एग्जामिशन आएगी, तो प्लीज़ उस प्रे के वास्ते ही सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मजाक कर रही हूँ। तो अभी आप लोग इन दोनों क्वेश्चंस को कंप्लीट करो, बाकी के 3 क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, तब तक अच्छे से पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो, और अब डरना नहीं है IBS से। जितनी हम लोग तैयारी कर सकते थे ना हम लोगों ने कर ली है, MTP वगैरह हम लोगों ने सब कुछ सॉल्व कर लिया। ओके, अब ये जो हम कर रहे हैं ना, ये हमारे पास जितना भी टाइम बचा हुआ है उस टाइम तक हम लोग एडिशनल प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं भी अगर करते हो इन चीज़ों को सॉल्व तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा IBS से। एंड काफ़ी स्टूडेंट्स का तो डर अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है, उनको इवन इंटरेस्ट आने लगा है IBS में। तो मुझे अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसी ऐसी बातें बताते हैं मुझे। तो यही है, बस अच्छे से पढ़ते रहो। टफ़ नहीं है IBS में कुछ भी, सिर्फ बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने बना करके रख दिए जाते हैं तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो, बट एक एक कॉन्सेप्ट को उठाते जाओ, क्वेश्चंस के आगे लिखते जाओ कि ये इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ये इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, एंड फिर जब केस स्टडी रीड करोगे ना तो सब कुछ सॉर्टेड नज़र आने लगता है। ओके, सो डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, ईजी है, आराम से आप लोग मैनेज कर सकते हो। तो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो। हमेशा बोलती हूँ यही बात, यही अभी बोल रही हूँ। दैट इज़ इट फॉर टुडे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। दिस इज CA हिमांशी गर्ग साइनिंग ऑफ।